तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह सल्तनत काल का दूसरा अध्याय है, जो कि विजयनगर और अन्य प्रांत राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो बताइए कि आज का जो पहला प्रश्न है वो किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य। बिल्कुल, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें विजयनगर का अर्थ, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। विजय का मतलब होता है जीतना और नगर का मतलब होता है शहर, यानी कि जीत का शहर। याद रखिएगा, विजय का मतलब जीत और नगर का मतलब शहर, यानी कि जीत का शहर। बात समझ रहे हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप इंटरमीडिएट से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको पता होगा, हरिहर एवं बुक्का ने। देखिए, हरिहर और बुक्का का कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है। हरिहर और बुक्का बड़ा ही चालाक था, है कि नहीं? ये मोहम्मद बिन तुगलक के दबाव में आकर के यह जो है सो मुसलमान बन गया था। लेकिन बिल्कुल, और इस्लाम धर्म को अपनाया और मुसलमान बन गया। लेकिन ये हरिहर और बुक्का जो है वहां से निकल करके, बात समझ रहे हैं, वो दूसरे क्षेत्रों में चला गया और वहां पर फिर से हिंदू धर्म का शिक्षा दीक्षा लेकर के हिंदू धर्म बन गया। और उन्होंने एक शहर की स्थापना कर दिया जिसको कहा विजयनगर। क्या कहा? विजयनगर। ठीक है, और विजयनगर का मतलब हुआ जीत का शहर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो आइए, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई है वो 1336 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1336 ईस्वी में। किसकी स्थापना हुई है? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है। बिल्कुल, तो इसकी स्थापना हुई है 1336 ईस्वी में। अब देखिए, 1336 ईस्वी में जो हुई है, अगर आपसे पूछ दे कोई कि कितनी सदी में हुई है या कितनी शताब्दी में हुई है, तब इसका आंसर आप क्या दीजिएगा? जल्दी बताइए। हम आपको बताए थे कि जब 13 से प्लस हो जाए, है ना, जब 13 से प्लस हो जाए और 14 से कम हो तो उसको हम 13 से प्लस मतलब 14 कहेंगे। अगर 12 से प्लस रहता तो 13वीं शताब्दी। अगर 14 से प्लस रहता तो 15वीं शताब्दी। बात समझ में आ गया ना? तो 1300 से प्लस है, जैसे 1301 रहता, 1302, 1336 है, तो हम लोग इसको 14वीं सदी भी बोल सकते हैं, शताब्दी भी बोल सकते हैं, और इसको हम सेंचुरी भी बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? और शती भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई है वह कब हुई है? 1336 ईस्वी में। और किस सदी में हुई है? 14वीं शताब्दी। 14वीं सदी या शताब्दी या शती भी हम कह सकते हैं। बात समझ में आया? तो विजयनगर साम्राज्य का अर्थ क्या होगा? तो जीत के शहर, जीत का शहर। बिल्कुल, विजयनगर का अर्थ क्या होगा? जीत का शहर। और विजयनगर की स्थापना किसने किया? हरिहर एवं बुक्का ने किया। ये दो भाई, अगर आपसे पूछ दे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होने के पूर्व ये जो हरिहर और बुक्का था वो किस धर्म को अपनाया था? इस्लाम धर्म को। इस्लाम धर्म को कबूल करके इस मुसलमान बन गया था। लेकिन कुछ समय बाद ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक से आजाद होकर के, और इसके बाद जो है सो इन्होंने एक अलग से अपना राज्य की स्थापना कर दिया जिसका नाम पड़ गया विजयनगर साम्राज्य। बात समझ रहे हैं? तो एक प्रश्न आप पीछे पढ़े थे कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, है ना, कौन कौन सा 4 गो ऐसा राज्य था जिसकी स्थापना हुई थी, अर्थात नव स्थापित हुए थे? बताइए, याद है कुछ आप लोग? देखिए, एक विजयनगर था जिसमें ट्रिक बताए थे, वी से विजयनगर, वी से बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, एक तो विजयनगर आपको बता दिए। दूसरा आप पढ़े थे मदुरा के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? है ना, किसके बारे में पढ़े थे? मदुरा के बारे में पढ़े थे। और 2 तो हो गया। तीसरा जो था वो था आपको वारंगल। क्या था? वारंगल। और चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वो था आपको बहमनी। क्या था? बहमनी। तो ये आप प्रश्न पीछे के क्लास में पढ़े थे, है ना, पीछे के क्लास में आप पढ़े थे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापित 4 साम्राज्य का नाम बताना है। तो बताइए कौन कौन सा साम्राज्य था? विजयनगर था,
और बहमनी, बहमनी था, वारंगल दूसरा था का आपको वारंगल। बिल्कुल, दूसरा था आपको मदुरा, तीसरा और चौथा जो हो गया आपको वारंगल। वारंगल। ठीक है, तो उसी में से आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपको विजयनगर विजयनगर। साम्राज्य। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के संपर्क में आकर के, मोहम्मद बिन तुगलक के दबाव से वह जो है इस्लाम धर्म को स्थापना करके और उन्होंने जो है विजयनगर उसको सपोर्ट करने लगा। लेकिन जैसे ही उससे आजाद हुआ किसे, मोहम्मद बिन मोहम्मद तुगलक से। से, कौन आजाद हुआ, हरियर और हरियर बुक्का। तब ये अपना एक साम्राज्य स्थापित कर दिया, जो कि साम्राज्य का क्या नाम दिया, विजयनगर विजयनगर साम्राज्य। अगर आपसे पूछ दे कि विजयनगर साम्राज्य जो है वह आपको किस राज्य में है, तब आप तो क्या कर्नाटक बताइएगा, राज्य में। याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य जो है वह कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। विजयनगर साम्राज्य किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य अगर में। नहीं याद रहे तो ऐसे समझिए, विजय का मतलब जीत। अगर माने चले कहीं आप मैच जीत जाते हैं या कोई ऐसा खेल तमाशा होता है उसमें आप जीत जाते हैं, तो आप खुशी से देखिएगा, जैसे गांव घर में जो मुंडन वगैरह होता है ना, तो खुशी से अपने मुंडन में क्या करता है, नाच करवाता है कि नहीं करवाता है, ऑर्केस्ट्रा पार्टी करवाता है। तो समझ लीजिए कि कोई आदमी है, यदि ये आप ही है, तो आप कोई ऐसा खेल जीते गए या कोई ऐसा जो है सो आप ये क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा कार्यक्रम में आप जीत कर के आए हैं बाहर से, तो इसके खुशी में आप क्या करवाएंगे, नाटक करवाएंगे। क्या करवाएंगे, नाटक करवाएंगे। तो नाटक से याद हो जाएगा आपको कर्नाटक। क्या याद हो जाएगा, कर्नाटक याद हो जाएगा, कर्नाटक। देखिए हम जैसे बोलते हैं ना, उसी तरह से बोलिएगा तो याद होगा आपको आसानी से। अगर फास्टली बोलते हैं तो फिर आसानी से याद नहीं हो पाएगा, जल्दी भूल जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है कि आप जो चीज जितना जल्दी कीजिएगा वो चीज उतना ही जल्दी भूल जाइएगा। इसलिए धरफरी नहीं कीजिए, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए, इत्मीनान से समझिए बात को। हमने क्या बताया एक बार पुनः हम बता देते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया। हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इस्लाम धर्म अपना लिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक से जैसे ही स्वतंत्र हुआ वहां से भागा और भाग करके वह एक हिंदू के संत से, है कि नहीं, हिंदू संत से वह हिंदू धर्म की शिक्षा दीक्षा लिया और हिंदू धर्म को अपना लिया, हिंदू धर्म को अपना लिया। और अपनाने के बाद पुनः एक शहर की स्थापना कर दिया, जिस शहर का नाम दिया विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। इसका ट्रिक बता देते हैं, अगर कोई विजय होगा, अगर कोई जीतेगा तो उस खुशी में नाटक करवाएगा अपने घर पर। इसलिए विजयनगर साम्राज्य किस राज्य में है, कर्नाटक में है। एक प्रश्न और याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य जो है वह किस नदी पर है, बताइए। तो ये आपको तुंगभद्रा नदी पर है। विजयनगर साम्राज्य जो है वो किस नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर। किस नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर है। बात समझ रहे हैं। चलिए, अब जो आपको यहाँ जो प्रश्न था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1336 ईस्वी में हुई। और यदि शताब्दी की बात हो तो हमने आपको बताया कि 13 से जैसे ही प्लस है तो इसका मतलब 14 भी हम उसको मान लेंगे। ठीक है, तो 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई है, विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है। चलिए, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है, 1336 ईस्वी में। ये जो आपको ईस्वी वाला प्रश्न है, इसको आपको जो है सो विशेष रूप से ध्यान रखना है, रटना है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा। ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम लोगों को बार बार इसको रिपीटेशन करते रहना है, तो ही ये चीज़ याद रह सकता है, या तो फिर आप उस पर ट्रिक लगाइए, इसके बाद ही याद होगा। ठीक है, तो एक बार पुनः बता दीजिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है, 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अब है आपको 2 नंबर में सूची 1 को और सूची 2 को मिलाना है। क्या करना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सूची 1 में जो है ये वंश का नाम दिया गया है, और सूची 2 में जो है वह उसके संस्थापक का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया है, संस्थापक। सूची 2 में संस्थापक का नाम है और सूची 1 में वंश का नाम है। यानी कि आपको बताना है कि ये संगम वंश जो है, संगम वंश की स्थापना किसने किया। ठीक है, तो संगम वंश की स्थापना जो है इसके आंसर के अकॉर्डिंग जो है हरिहर और बुक्का ने किया है। संगम वंश की स्थापना किसने किया है, हरिहर और बुक्का ने। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा,
है कि नहीं, कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। लेकिन याद रखिएगा कि संगम वंश यदि पूछ दे तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा। अगर इसको याद नहीं रख सकते हैं आप लोग ना, तो ऐसे याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई था, और ये दोनों भाई जो है संग संग मिल करके ना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया है। तो अगर मान के चलिए किसी चीज को अगर जीतना हो, किसी दूसरे पार्टी को हराना हो और खुद को जीतना हो, तो आपको इसके लिए दोनों भाई को संग में रहना होगा ना, तभी तो आप दूसरे को पछाड़ दीजिएगा। तो इसलिए संग में रहिएगा तो संगम, संग में रहिएगा तो संगम, और जब संग में रहिएगा तो दूसरे को आप हरा करके जीतिए जाइएगा ना, तो जीत जाइएगा। तो जीत का शहर का स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा कि जब संग में रहेंगे, है ना, परिवार में यदि हम लोग संग में रहेंगे तो हम जीत जाएंगे और दूसरे को हरा देंगे। इसलिए याद रखिएगा कि जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था वही संगम राजवंश की स्थापना भी किया था। आइए आगे है, सालुब वंश की स्थापना किसने किया? देखिए सालुब से जुड़ा हुआ है, आपको सालुब वंश की स्थापना किया है सालुब नरसिंह ने किया है। किसने किया है? सालुब नरसिंह ने। किसने किया है? सालुब नरसिंह ने किया है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है आपको कि सालुब वंश की स्थापना सालुब नरसिंह ने किया है। किसने किया है? सालुब नरसिंह ने। सालुब नरसिंह ने किया है। किसने किया है? सालुब नरसिंह ने। बिल्कुल, सालुब नरसिंह ने किया है। बात समझ रहे हैं? यह संस्थापक का नाम है, आपको बात समझ रहे हैं? अब जो है तुलुब वंश में देख लीजिए, तुलुब वंश की स्थापना जो किए हैं वो वीर नरसिंह ने किया है। किसने किया है? वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने किया है। आरवीडु वंश की स्थापना जो किया है वो तिरुमल किया है। किसने किया है? तिरुमल। आरवीडु वंश की स्थापना किसने किया है? तिरुमल। चलिए अब हम लोग एक एक करके पुनः याद रखेंगे, है कि नहीं, क्योंकि ये जो प्रश्न है लगभग में सब एक दूसरे से मिलता है। याद रखिएगा, संगम वंश की स्थापना किसने किया? पहले ये बताइए, इसका ट्रिक क्या बताए थे आपको? संगम मतलब संग, और संग संग रह के जीत के शहर को स्थापना कर दिया। कौन कर दिया? हरिहर और बुक्का। इसलिए संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। अब यहाँ जो प्रश्न एक आ रहा है सुलुब वंश, क्या आ रहा है? सुलुब वंश क्या आ रहा है? देखिए जानते हैं सुलुब से, सॉरी सुलुब नहीं है, सालुब है। क्या है? सालुब से जुड़ा हुआ आपको इसके संस्थापक का भी नाम है, इसलिए सालुब नरसिंह याद रखिएगा। सालुब वंश की स्थापना किसने किया है? सालुब नरसिंह ने किया है। किसने किया है? सालुब नरसिंह ने किया है। इसके बाद है आपको तुलुब वंश की स्थापना जो किया है वो वीर नरसिंह ने किया है। किसने किया है? वीर नरसिंह ने। देखिए सालुब और तुलुब दोनों लगभग में क्या करता है? मिलता है। तो इसलिए सालुब में भी आपको नरसिंह लगा देंगे और तुलुब में भी हम लोग नरसिंह को लगा देंगे। अब है सालुब वंश की स्थापना सालुब नरसिंह ने किया है और तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया है। अब देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ फंसने का चांसेस बहुत ज्यादा बन रहा है। तो देखिए सालुब और तुलुब, बोलिएगा सालुब और तुलुब। तो देखिए तुलुब से याद रख लीजिएगा, तुलुब से याद रखिएगा तुलना करना। तुलुब से क्या याद रखिएगा? तुलना करना। अब जरा सोचिएगा, आपके समाज में या आपके क्लास में जो तेज व्यक्ति है, जो पढ़ने में जो बच्चा तेज है, और यदि हम उससे तुलना करेंगे तो हम क्या होंगे बताइए? उसी के जैसे तेज बनेंगे। अगर तेज बच्चा से आप तुलना कीजिएगा तो सोचिएगा ना कि अरे यार हम तो बहुत कमजोर हैं उससे, हमको मेहनत करना चाहिए। और जब आप तुलना कीजिएगा तो उससे आप क्या बन जाइएगा? तेज बन जाइएगा। तो देखिए तुलना कौन कर सकता है? जो वीर होगा वही ना तुलना कर सकता है। और यदि कोई कायर होगा, कायर मतलब डरपोक होगा, है कि नहीं, जो डरपोक होगा क्या वो तुलना किसी से कर सकता है? नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो तुलना करना अच्छी बात है, तुलना करना अच्छी बात है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़े थे कि वकील साहब क्यों दुखी थे, 8वीं क्लास में पढ़े थे, ईर्ष्या के कारण से। तो क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे से क्या कर रहा था? तुलना कर रहा था, ईर्ष्या कर रहा था, तुलना कर रहा था। और जब तुलना किया तो देखिए ईर्ष्या करना भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात। याद रखिए ईर्ष्या करना भी कोई, है ना, हर जगह ये बुरी बात ही नहीं है। कहीं कहीं अच्छी बात भी होती है, लेकिन कहीं कहीं बुरी बात भी होती है। खैर यहाँ पर जरा समझिए कि आप मेरे बातों को यदि समझ गए होंगे तो इस तरह से बस इतना ही समझिए कि तुलना वही व्यक्ति कर सकता है जो वीर होगा।
जो वीर वीर होगा। हनुमान चालीसा में एक लाइन आता है, जैसे है आपको, रामदूत अतुलित बलधामा और अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो रामदूत अतुलित, अतुलित का मतलब क्या हुआ? अतुलित मतलब जिसको तुलना उनसे नहीं कर सकता है, यानी हनुमान जी से कोई दूसरा तुलना नहीं कर सकता। अतुलित, अतुलित 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 नहीं, अतुलित, अतुलित मतलब उनसे कोई तुलना नहीं कर सकता, उनसे कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद क्या है? वीरों के वीर है। वो क्या है? वीरों के वीर, इसलिए उनको कहा जाता है महावीर। क्या कहा जाता है? महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। बात समझ में आ रहा है ना? कुमति निवार सुमत के संगी, तो महावीर है वो। तो याद रखिए कि तुलना वही व्यक्ति कर सकता है। अब बताइए, हनुमान जी तो वीरों की वीर, महावीर। अब अगर महावीर का तुलना कोई करने के लिए सामने आ जाए तो समझ लीजिए कि वो क्या है? वो वीर हो सकता है, कायर नहीं हो सकता, वो कमजोर नहीं हो सकता है। नहीं समझ में आया मेरा बात? उसी तरह से आपके क्लास में यदि कोई बच्चा तेज है, उस तेज बच्चा से यदि आप तुलना करना चाह रहे हैं कि हम उसको पीछे करके रहेंगे, तो इसका मतलब है कि आप में पावर जरूर है। तभी तो आप सोचे कि हम उसको पीछे करके ही रहेंगे, हम उसको पीछे करके ही रहेंगे, यानी कि आप बहुत ही पावरफुल इंसान है, यानी कि आप वीर हैं। क्या है? वीर हैं। इसलिए याद रखिएगा, वीर नरसिंह। क्या याद रखिएगा? बिल्कुल। तो सालुब और तुलुब में अब आपको फर्क हो गया होगा। जब सालुब वंश की स्थापना के बारे में पूछे तो सालुब वंश के संस्थापक जो है आपको सालुब नरसिंह है कि नहीं? हम बताए थे सालुब और तुलुब दोनों में एक एक वर्ड मिल रहा है, तो आप ये भी याद रखिए कि दोनों में नरसिंह मिल रहा होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नरसिंह दोनों में मिल रहा है, नरसिंह दोनों में मिल रहा है। लेकिन अब सालुब और तुलुब से आपको याद रखना है, सालुब में था आपको सालुब नरसिंह, और तुलुब वंश में जो है वीर नरसिंह। आपको बता दिए हैं। तुलुब से याद रखिएगा तुलना करना, और तुलना वही व्यक्ति कर सकता है जो वीर होगा। इसलिए तुलुब वंश के स्थापना किसने किया है? वीर नरसिंह ने किया है। आइए अब आपको चौथे वंश के बारे में भी जरा बता दें। चौथा जो वंश है वो है आरवीडू वंश। कौन सा वंश है? आरवीडू वंश है। देखिए, आरवीडू वंश है। कौन सा वंश है? आरवीडू वंश। बताते हैं, आप खेत के आर पर कभी चले हैं? जी सर। खेत के आर पे कभी चले हैं? तो खेत के आर पर जो चलिएगा ना, तो उस खेत के आर पर जब चलिएगा ना, कहाँ चलिएगा? खेत के आर पर चलिएगा ना, तो वहां पर धूल मिट्टी सब तो आपके कपड़ा पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। धूल मिट्टी आपके बॉडी पर पड़ेगा तो आपका बॉडी क्या होगा? मैला हो जाएगा। या आपके कपड़ा पर पड़ेगा तो आपका कपड़ा कैसा हो जाएगा? मैला हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, मैला से याद रखिएगा मल, क्या कि उसमें मल पड़ेगा ना। और आर पर जो चलते हैं हम लोग, खेत के आर पर चलते हैं, तो मल भी त्याग, लोग सब मल त्याग करने के लिए कहाँ पर आता है? खेत के आर। अरे पैखाना उखाना करने के लिए कहाँ पर आता है? खेत के आरे पर ना, आरे पर बैठकर पैखाना करता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि आर बीडू जैसे रहे, आर बीडू, तो आर पर बैठ करके लोग सब क्या करेगा? मल त्याग करेगा ना। अरे खेत के आर पर कभी घूमे कि नहीं आप लोग? तो खेत के आर पर बैठ के लोग सब क्या करेगा? मल त्याग करेगा। मल त्याग करने का मतलब पैखाना करेगा, पखाना करेगा। ठीक है, तो इसलिए आरबीडू वंश जैसे कहे तो याद रखिएगा, आरबीडू में आर, और आर पर बैठ करके लोग क्या करेगा? मल त्याग करेगा। पखाना नहीं बोलिए, मल त्याग करेगा। क्या करेगा? मल त्याग करेगा। तो मल से याद हो जाएगा आपको तीरू मल, तीरू मल, तीरू मल। तो अब मुझे सबसे पहले बात हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश शासन किए थे? फटाफट से बताइएगा। संगम वंश। सबसे पहले याद रखिएगा संगम वंश, और संगम वंश के संस्थापक को याद रखना बहुत ही आसान, क्योंकि संग रह करके, देखो संग का मतलब क्या होता है? जैसे हम तुम्हारे संग अभी है, तुम्हारे संग वो है, उसके संग वो है। संग में कभी भी कितना आदमी होगा? दो आदमी होगा, 2 से अधिक है कि नहीं? या 2 से अधिक होगा। तो आप 2 ही याद रखिए, हरिहर और बुक्का को। इसलिए संग में दो आदमी था, हरिहर और बुक्का। इसलिए आप याद रख लीजिए कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। चलिए, संगम वंश के बाद जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे आपको सालू वंश।
सुलुभ नहीं, सालुब वंश। क्या पढ़े थे? सालुब वंश। सालुब वंश। सालुब वंश के संस्थापक कौन थे? सालुब नरसिंह। सालुब नरसिंह थे। अच्छा, अब है तुलुब वंश, उसके संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। बताए थे कि तुलुब मतलब तुलना करना, और तुलना वही व्यक्ति कर सकता है जो वीर होगा, इसलिए वीर नरसिंह। इसके बाद जो सबसे अंतिम में है आरवीडु वंश है। आरवीडु में ट्रिक क्या बताए थे? आरवीडु से याद रखिएगा, आर खेत का आर, और खेत के आर पर लोग सब क्या करता है? मल त्याग करने के लिए आता है ना। आप उसी होकर के चलते रहेगा, पूरा मल तो लग ही जाएगा ना पैर हाथ में, नहीं कपड़ा भी लग जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, आरवीडु वंश के संस्थापक कौन थे? तिरुमल। आरवीडु वंश के संस्थापक कौन थे? तो अब मुझे फटाफट से बता दीजिए कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश शासन किए थे, जल्दी बताइएगा। संगम वंश किए थे, सालुब वंश किए थे, तुलुब वंश किए थे, और आरवीडु वंश। बिल्कुल, और फास्टली बोला कीजिए। देखिए, संगम वंश किए थे, इसके बाद आपको सालुब वंश किए थे, तुलुब वंश किए थे, और आरवीडु वंश। संगम, सालुब, तुलुब, आरवीडु। बोले फास्टली। संगम, सालुब, तुलुब, आरवीडु। फिर से बोलिए, फास्टली बोलिए। संगम, सालुब, तुलुब, आरवीडु। बिल्कुल, तो समझ में आ गया होगा, सबका संस्थापक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चले आगे। तो एक बार बता दीजिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? 1336 ईस्वी में। किस शताब्दी में हुई है? 14वीं शताब्दी में। किसने किया है? हरिहर और बुक्का ने। अच्छा, ये बताइए कि हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने से पहले किस धर्म को अपनाए थे? मुस्लिम धर्म को। और उसके बाद किस धर्म को अपना लिए? हिंदू धर्म को। अब मुझे ये बताएंगे, विजयनगर साम्राज्य किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? हम्पी। बेंगलोर। कहाँ पर है? बेंगलोर में है। बताइए, यहाँ तक प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब जो आपका अगला प्रश्न है, ये आपको सुमेलित करना है, अर्थात मिलान करना है। ठीक है, तो आइए जरा इसको भी हम लोग मिलान कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूची 1 में है विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री। कौन यात्री? पुर्तगाली यात्री। यानी कि विजयनगर की यात्रा करने के लिए आए थे। जैसे अपने सब यहाँ से जाएंगे अगर सऊदी अरब घूमने के लिए, तो हम लोग एक यात्री होंगे। कहाँ के लिए? सऊदी अरब के लिए। कहाँ के यात्री होंगे? भारत के यात्री होंगे। जैसे यहाँ से जाएंगे नेपाल, तो नेपाल के लोग कहेंगे कि ये यात्री है, और ये कहाँ से आया है? भारत से आया है। बात समझ में आ रहा है? अगर नेपाल का कोई व्यक्ति अपने भारत में आए, तो हम लोग बोलेंगे ये तो नेपाल का यात्री है। यहाँ से क्लियर हो गया ना? तो वही बात है कि विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री। कौन यात्री? पुर्तगाली यात्री, यानी कि पुर्तगाल से आया था वो यात्री। और कौन था पुर्तगाली, ये अभी हम लोग नीचे जानेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि सूची 2 में क्या है। तो ये सूची 2 में है तत्कालीन शासक। क्या है? तत्कालीन शासक। कहने का मतलब समझ लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही बात बताए आप। यानी कि आपका कहना ये है कि सूची 1 में जो यात्रियों का नाम है, सूची 1 में जो यात्रियों का नाम है, वह किनके शासनकाल में विजयनगर आया था? सूची 1 में है पुर्तगाली यात्री, और आपको सूची 2 में है तात्कालिक शासक, यानी कि पुर्तगाली शासक जो विजयनगर घूमने के लिए आया था। भ्रमण करना मतलब घूमना, वो किसके शासनकाल में कौन व्यक्ति आया था? प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं अब हम लोग। तो इसका आंसर जो राइट आंसर ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, और डी का 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको डायरेक्ट सीधा ऐसे करके मिला देना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले है दुआरते। क्या है? दुआरते बारबोसा। बोलिएगा, दुआरते बारबोसा। फिर से बोलिएगा, दुआरते बारबोसा। दुआरते बारबोसा। फिर से बोलिएगा, दुआरते बारबोसा। दुआरते बारबोसा। देखिए, दुआरते बारबोसा, बात समझ रहे कि नहीं? दुआरते बारबोसा, बिल्कुल। तो ये दुआरते बारबोसा के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, फिर आगे चलेंगे। दुआरते बारबोसा जो था, यह एक यात्री था, और ये कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का था। दुआरते बारबोसा जो था, वह कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। अब ये हमको समझना है कि ये दुआरते बारबोसा जो था, वो किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो ये जो विजयनगर आया था, ये आपको कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बात समझ में आ रहा है ना? ये एक गाना सुने होंगे, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, है कि नहीं? तो ये तो अरे द्वारपालो, द्वारपालों से याद रखिएगा दुआरते, द्वारपालों से याद रखिएगा दुआरते, द्वारपालों से याद रखिएगा दुआरते। और वैसे भी द्वारका नगरी में कौन रहते थे?
कृष्ण भगवान रहते थे। और उनके जो बचपन के मित्र थे सुदामा, वह उनसे मिलने के लिए चला है। क्यों चला है? एक आस लेकर के चला है कि अपने दोस्त के पास जा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ मुझे दे दे, कुछ मुझे मदद मिल जाए। और उनकी पत्नी उनको उनके पास भेजते हैं। बात समझ में? गीत सुने होंगे ना कि पत्नी के बार बार कहने पर श्री कृष्ण सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात है कि श्री कृष्ण से मिलने के लिए चला। कहाँ चला? द्वारका में चला। कहाँ पर चला? द्वारका में चला। हमारे बातों को समझिएगा। द्वारका में चला, और जब द्वारका से आते आते अपने नगरी आया, है कि नहीं, तो दूर आते आते अपनी नगरी आया तो देखा कि जहाँ पर मेरा झोपड़ी था वहां पर महल बन गया। थोड़ी देर के लिए सुदामा भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित मतलब वो भूल जाते हैं, हाँ, सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, यहाँ तो मेरा घर था लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? फिर धीरे धीरे जो है उनको सारा स्मरण होता है। उनकी पत्नी उनके पास मिलती है, फिर सारा बात उनको बताया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, वो उस द्वारका से आते आते उसका जो घर था, झोपड़ी जो था, वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो वो बदलने का काम कौन कर रहा है? कौन बदल देता है? श्री कृष्ण बदल देता है। कौन बदल देता है? श्री कृष्ण बदल देता है। इसलिए याद रखिएगा, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। दुआरते मतलब, दुआरते का मतलब समझिए कि दूर से आते आते। द्वारते को कैसे याद रख लीजिएगा? दूर से आते आते, या दूर से आते आते नहीं याद हो तो दूर से द्वारका से आते आते सुदामा जो एक दरिद्र था, एक गरीब था, वो एक बॉस बन जाता है। बॉस जिसको कहते हैं, नहीं, यस बॉस मूवी देखे हैं? बॉस समझते हैं ना? बॉस, बात समझ रहे? बॉस, तो वही बात है, बॉस यानी कि बॉस बन जाता है। जो गरीब था, जो फटा पुराना पहनता था, कृष्ण भगवान के यहाँ जो पकवान लेके गया था, पकवान के रूप में एक चावल की पोटरी लेके गया था, वो आदमी द्वारका से आते आते क्या बन जाता है? बॉस बन जाता है। क्या बन जाता है? बॉस। तो बॉस से याद रखिएगा बार बोसा। क्या याद रखिएगा? देखिए ना, इसको याद रखना था और आसान बन गया है, क्योंकि पत्नी के बार बार कहने पर नहीं गया था वो जी। पत्नी के बार बार कहने पर गया था, और बार बार कहने पर गया तो फायदा भी हुआ। वो क्या बन गया? बॉस बन गया। तो बॉस से याद रखिएगा बोसा, और बार बार कहने पर गया था, इसलिए बार से याद हो जाएगा आपको बार बोसा। क्लियर? और द्वारका से आते आते उसका झोपड़ी बदल गया था। तो द्वारका से आते आते यानी कि द्वारका मतलब दू है ना, और आते आते मतलब कि आरते। दू आरते बार बोसा। जरा बोलिएगा जल्दी से। दू आरते बार बोसा। दू आरते बार बोसा यानी कि दू आरते बार बोसा कौन था? यह एक पुर्तगाली यात्री था। यह एक पुर्तगाली यात्री था। यह कौन यात्री था? पुर्तगाली यात्री था, यानी कि यह पुर्तगाल से आया था। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। कहाँ पर घूमने के लिए आया था? विजयनगर में आया था। तो अब बताएंगे कि दुआरते बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ठीक है। और दूसरा बात यह है कि दुआरते बारबोसा जो है यहाँ पर, जैसा कि सूची 2 में आप देख रहे हैं, तत्कालीन शासक लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि दुआरते बारबोसा जब विजयनगर आया था, उस समय वहाँ का शासक, वहाँ का राजा कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय थे। बात समझ में आया ना? तो बताइए कि दुआरते बारबोसा कौन था? पुर्तगाली यात्री था। और वह कहाँ घूमने के लिए आया था? उस समय विजयनगर का राजा कौन था? कृष्णदेव राय थे। अब एक बात और आपको हम बताएंगे, है कि नहीं? और क्या बताएंगे जरा समझ लीजिए। यहाँ लिखा है 1500 से 1516। क्या लिखा है? 1500 से 1516। यानी कि बेचारा 1500 में आया था और 1516 में चला गया। अगर नहीं याद रहे तो ऐसे समझिएगा, जब ये जो है ये जो विजयनगर आया ना, तो विजयनगर जो आया, ध्यान दीजिएगा, विजयनगर जो आया तो गाड़ी बुक के करके आया था। ये कैसे आया था? गाड़ी बुक। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। जो विजयनगर से आया था गाड़ी बुक करके आया था, और गाड़ी बुक करके आया था कितना रुपया में? 1500 में। लेकिन जब ये विजयनगर से जब फिर वहां कहाँ गया? पुर्तगाल गया,
तो उसको 100 रुपया और ज्यादा लग गया, यानी कि 1516। 1516 बिल्कुल, 1600 नहीं याद रखिएगा, 1516, 16 रुपया ज्यादा लग गया। क्या लग गया? 16 रुपये ज्यादा। 16 रुपये ज्यादा लग गया। बात समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं कि दुआरते बारबोसा जो है विजयनगर कब आया था? 1500 ईस्वी में आया था, लेकिन वह जो है वापस कब गया? तो 1516 ईस्वी में। यानी कि कितने वर्ष तक विजयनगर कितने वर्ष तक रहा था? 16 वर्ष तक विजयनगर में रहा था। कौन रहा था? दुआरते बारबोसा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे याद रखिएगा 1500 से 1516? जल्दी बताइए। वो 15 आया था। दुआरते बारबोसा जो आया था विजयनगर, तो वो आया था 1500 में गाड़ी बुक करके, और उसके बाद जो चला गया तो उसको 1516 गया तो 1516 रुपया लगा। इसलिए याद रखिएगा 1516 ईस्वी में वो वापस चला गया। कहाँ चला गया? पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाल चला गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आपका अगला जो है डोमिगो बोलिएगा। डोमिगो पाएस बोलिएगा। डोमिगो पाएस, फिर से बोलिएगा। डोमिगो पाएस, जिसको हम डोमिगो पीज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डोमिगो पीज भी कह सकते हैं। डोमिगो पीज भी कह सकते हैं। और ये जो आए थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? कृष्णदेवराय के शासनकाल में। बिल्कुल, डोमिगो पाएस है ना। डोमिगो पाएस जो है यह भी आपको कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही आए थे। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिए जरा इसको भी हम लोग याद रख सकते हैं, जैसे ऊपर वाले को याद किए हैं, ठीक है, उसके बाद इसको भी जरा हम लोग याद कर लेंगे। तो देखिए इसके नाम से जरा स्पष्ट है, डोमिगो बोलिएगा। डोमिगो बिल्कुल, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे बोलिए, डोमिगो। कैसे बोल रहे हैं? डोमिगो। फास्टली नहीं बोलना है, डोमिगो बोलिए। डोमिगो बिल्कुल ऐसे ही बोलिए। तो देखिए डोमिगो है ना, तो आप डो से याद रख लीजिए। दो क्या याद रखेगा? दो। वैसे भी अंग्रेजी में डी और ओ लिखेंगे, डो को डी और ओ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लेकिन डी से डॉ भी होता है, डी से डॉ भी होता है। तो डी ओ को यदि हम डो बोल सकते हैं, तो डी ओ को क्या हम दो नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। यदि बोल सकते हैं तो देखिए डो से बोल देंगे दो। आ मी मतलब होता है मुझे। मी मतलब क्या होता है? मुझे। आ गो मतलब क्या होता है? जाना। गो मतलब क्या होता है? जाना। तो देखिए दो से याद रखेंगे दो। आ मी से मी मतलब मुझे, यानी कि मुझे दो। आ गो मतलब जाना। मुझे दो मैं जाऊंगा। याद कर लीजिए, सोच लीजिए मन में, मुझे दो मैं जाऊंगा। तो देखिए मुझे दो मैं जाऊंगा, तो आप यदि किसी से कुछ मांग रहे हैं, इसका मतलब मुझे दो मतलब किसी से आप कुछ मांग रहे हैं ना। तो बताइए आप जो मांगिएगा वो किससे मांगिएगा? किसी राजा महाराजा से मांगिए ना, कि सुदामा से मांगिएगा? सुदामा बेचारा खुद क्या था? गरीब था। गरीब में भी गरीबी था, भिक्षु मांग कर खाता नहीं। गरीबी से बुरा हाल अपने धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने चला। मतलब कितना गरीब था वो, नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पर क्या याद रखेगा? डो मी गो। डो से याद रखेंगे दो, मी मतलब मुझे, मी मतलब मुझे, और गो का मतलब जाना। मतलब मुझे दो या दो मुझे मैं जाऊंगा, है ना। दो से याद रखेंगे दो, आ मी मतलब मुझे, आ गो मतलब जाना। मतलब दो मुझे जाऊंगा बोलिएगा। दो मुझे जाऊंगा। तो दो मुझे जाऊंगा मतलब आप किसी से कुछ मांग रहे हैं ना, तो सोच लीजिए कि सुदामा किससे मांगा था? श्री कृष्ण से मांगा था। इसलिए याद रखिएगा कि दो मीगो अगर प्रश्न आ जाए कि दो मीगो नाम का जो पुर्तगाली यात्री था, वो जो है ना, वो क्या कहा कि दो मुझे मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा घर जो है ना पास में नहीं है। मेरा घर पास में नहीं है। तो पास से याद हो जाएगा पाएस। क्या याद हो जाएगा? पाएस। क्या याद हो जाएगा? पाएस। कहा कि दो मुझे मैं जाऊंगा, यानी कि दो मी गो। दो मी गो, दो मुझे जाऊंगा, है ना। दो मुझे जाऊंगा क्योंकि मेरा घर पास में नहीं है। और कहा कि आप कैसे जाएंगे? तो वो कहा कि हम तो पीछे पीछे जाएंगे। कैसे जाएंगे? पीछे पीछे जाएंगे। तो पीछ से याद हो जाएगा आपको पीज। क्या याद हो जाएगा? क्या याद होगा? पीज याद हो जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए अब पीज से एक बात और याद हो रहा है कि 1520 ईस्वी में वो जो है
आया था। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। कहाँ पर आया था? विजयनगर साम्राज्य में। कब आया था? 1520 में। देखिए ना, एक बात बताते हैं, डोमिंगो पाएस का पूरा नाम जो है ना, डोमिंगो पाएस का पूरा नाम है ना, डोमिंगो पीज भी है। क्या है? डोमिंगो पीज भी है। अब एक बात बताइए, यदि किसी व्यक्तियों को घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है, और उसके जख्म से अगर पीज उज निकलता है, पीज जिसको हम लोग पीब बोलते हैं, वो पीज जो निकलता है, उस पीज को खूब से दाब के निकालेगा खील को, तो विष सेवन करेगा। विष आएगा कि नहीं? विष आएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि आपको पीज है कि नहीं, पौष से पीज, आप पौष से 15, आप पीज निकालेंगे तो क्या होगा? 20 आएगा। चलिए 1520 से लेकर के 1522 ईस्वी तक वो विजयनगर में रहा है, यानी कि 1520 में आया है और 1522 में चला गया। फिर से बताइएगा। 1520 में आया, 1522 में चला गया। बिल्कुल, 1520 में आया है और 1522 ईस्वी में चला गया। तो बताइए कि कौन आया, कहाँ से आया, कब आया, कहाँ पर आया? तो डोमिंगो जो पुर्तगाल यात्री। बिल्कुल, पूरा नाम बोलिएगा, डोमिंगो पाएस या डोमिंगो पीज। डोमिंगो पाएस या डोमिंगो पीज, यह एक पुर्तगाली यात्री था जो कि कब आया था? जो 1520 में आया था और 1522 में वह चला गया। तो 1520 ईस्वी में कहाँ आया था? विजयनगर साम्राज्य और में कहाँ चला गया? पुर्तगाल चला गया। किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में। बिल्कुल, उस समय जो शासक था, राजा था, वो कौन था? कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय। बिल्कुल। तो बताइए, प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब जो आपका अगला प्रश्न है, फरनाओ नूनीज, बोलिएगा जरा। फरनाओ नूनीज, ये भी एक पुर्तगाली यात्री था जो कि अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? अच्युत देव राय। अच्युत देव के शासनकाल में आए थे। अच्युत देव राय के शासनकाल में आए थे। देखिए, इसमें शासक जो भी थे ना, एक चीज याद रखिएगा, सब राय थे। क्या थे? राय थे। देखिए, सब कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय, सदाशिव राय, तो राय लगा दीजिएगा, ये पहले याद रखिएगा आप। देखिए यहाँ पर है फरनाओ नूनीज, बोलिएगा जैसे फरनाओ नूनीज। कल एक प्रश्न पढ़े थे आप, और प्रश्न पढ़े थे कि ये जो रजिया बेगम थी, उसको सत्ताच्युत किया था। सत्ताच्युत का मतलब बताए थे, सत्ता से हटाना। सत्ताच्युत का मतलब क्या बताए थे? सत्ता से हटाना। यानी कि रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसकी भूमिका ज्यादा रही है? तो तुर्कों की। किसकी ज्यादा रही भूमिका? तुर्कों की। इसे बताए थे कि सबसे पहले उसके हिम्मत को तोड़ दिया, कहा कि तुम तो बेगम हो, तुम कैसे रहोगी? इस्लाम धर्म में यह शरीयत के विरुद्ध है, इसलिए कहा कि तुम नहीं राजा बन सकती हो, तुम नहीं रह सकती हो, और इसलिए उसको हटा दिया, यानी कि सत्ताच्युत कर दिया। च्युत का मतलब होता है हटा देना। च्युत का मतलब क्या होता है? हटा देना। बिल्कुल। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? च्युत लगा हुआ है, तो च्युत का मतलब समझ लीजिए हटा देना। क्या करना? हटा देना। तो देखिए, एक बात बताते हैं, अगर कोई मान के चलिए आपके समाज में, आपके पंचायत में कोई किसी को आप लोग वोट दे करके उसको मुखिया बना दिए, और जब आप उसको मुखिया बना दिए ना, तो खूब फरफरा रहा था, अपने आप में बड़ी काबिल बन रहा था। आप कहे कि रुक जाओ, तुम 5 साल रहोगे, 6ठा साल कहाँ जाओगे? तुम बड़ी फरफरा रहे हो ना, है कि नहीं? तुमको हम दिखाते हैं। और वही आप किए, ज्यादा फरफरा रहा था, आप उसको क्या कर दिए? आप उसको च्युत कर दिए। क्या कर दिए? च्युत कर दिए। तो च्युत से याद हो जाएगा अच्युत देव राय। राय तो याद हो ही जाएगा ना, बस च्युत याद आ जाएगा तो अच्युत याद आ जाएगा। च्युत याद आ जाएगा तो अच्युत याद आ जाएगा तो अच्युत याद आ जाएगा। अच्युत देव राय याद रखिएगा। अब इसको कैसे याद रखिएगा, एक बार फिर से समझिए। फरनाओ बड़ी फरफरा रहा था, और वही मुखिया जब जिसको वोट दिए थे बड़ी फरफरा रहा था, तो अलग कोई काम करवाने के लिए जाए ना, तो आपको हमेशा हाँ छोड़ करके क्या कहता था? ना। मतलब ना छोड़ के कभी हाँ नहीं कहता था, ना छोड़ के कभी हाँ नहीं कहता था। तो ना से याद हो जाएगा आपको नाओ। ना से क्या याद हो जाएगा? नाओ। फरनाओ, बोलिएगा। बड़ी फरफराता था और हमेशा ना ही बोलता था, हाँ कभी भी नहीं बोलता था। मतलब आप उसको फोन कीजिएगा, हम मुखिया जी थोड़ा आए आपके पास, तो वो आपको बोलता ना आओ। क्या बोलता था? ना आओ। तो ना आओ से याद हो जाएगा फरनाओ। ना आओ मतलब ना आओ। ना आओ मतलब फरनाओ। ना आओ मतलब
फरनाओ। आप तो मने मने गुस्सा आता होगा कि अभी फरफरा रहा है, मुखिया बना दिए तो। बात समझ में आ रहा है? इसलिए फरनाओ है ना, बड़ी फरफराएगा मुखिया सब जब जीत जाएगा तब नहीं। और जब जो जीत जाएगा ना, अगर कोई काम के लिए फोन कीजिए तो क्या कहेगा फोन पर? ना आओ। तो देखिए ना आओ। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए ना आओ से याद रख सकते हैं नाओ, तो इसलिए याद रखिएगा फरनाओ। बोलिएगा फरनाओ। और फरनाओ के बाद जो हो जाएगा आपको फरनाओ नूनीज। क्या हो जाएगा? फरनाओ नूनीज। जैसे उसको लगता है कि मेरा निजी संपत्ति है, जैसे मेरा निजी कोई जो सो अधिकार है कि अपने हम बन गए, इन्हें समझता है कि वो कोई जनता बनाया है उसको। बात समझ में आ रहा है ना? अपने आप को निजी समझने लगता है, वो किसी भी चीज को निजी समझने लगता है। कौन? जिस मुखिया को आप जिताते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए बात क्या बताए थे ट्रिक इसमें? फरनाओ में क्या बताए थे आपको? मुखिया को कभी कॉल देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे इसमें च्यूत को याद रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति जो है जिसको आप मुखिया बनाते हैं और यदि वो फरफराने लगा, आप फरफराने कैसे लगा? मतलब कोई कामों पर आता, आप लोग फोन किए कि मुखिया जी थोड़ा इधर आइए, या हम ही आते हैं, तो आपको क्या कहेगा? ना आओ। इसलिए ना आओ से याद हो जाएगा आपको नाओ, यानी कि फरनाओ नूनीज। फरनाओ नूनीज जो है ये भी आपको विजयनगर साम्राज्य आया था। और उस समय कौन से राजा थे? अच्युत देव। क्या बोलेगा? अच्युत देव बोलेगा। अच्युत देव। बात समझ में आ रहा है? तो आप सोचेगा कि ज्यादा फरफरा रहा है, इसको लगता है च्युत करना पड़ेगा। च्युत का मतलब हटाना पड़ेगा। और आप वही किए। 5 साल के बाद जो छठा साल आया, आप उसको च्युत कर दिए। कहाँ से च्युत कर दिए? सत्ता से च्युत कर दिए। इसलिए याद रखिएगा अच्युत देव राय। अच्युत देव राय। बताइए फरनाओ नूनीज जो है विजयनगर साम्राज्य किसके शासनकाल में आए थे? अच्युत देव राय के शासनकाल। आइए अब हम लोग एक प्रश्न को और याद रखेंगे। फरनाओ नूनीज जो है वो 1535 में आए थे और 1537 में वो बेचारा वापस से चले गए। यानी कि कुल मिलाकर के ये 2 वर्ष तक रहे थे। 1535 में आए थे और 1537 में बेचारा चले गए। बताइए कब आए और कब चले गए? 1535 में आए, 1537 में बिल्कुल 35 में आए। 35 में आए और अपने आप को जो 35 में आए और बड़ा प्या कर रहा था, वो बड़ा दूसरे को बुर्बक बना रहा था। बात समझ आ रहा था? और बुर्बक बना रहा था तो छोड़िए, दूसरे को जो कुछ भी कहता था बड़ा प्या कर रहा था। प्या से याद हो जाएगा 35। और पैसा को क्या कर रहा था? सहित के रख रहा था। पैसा को क्या कर रहा था? सहित के रख रहा था। इसलिए सहित के रख रहा था तो 37। प्या कर रहा था और पैसा को सहित के रख रहा था। या प्या नहीं याद रहे तो आपको पैसा कर रहा था याद रख लीजिए। क्या कर रहा था? पैसा कर रहा था। पैसे करती हो तो पैसे पर क्यों मरती हो? गाना सुने ना, पैसे करती हो तू पैसे पर क्यों मरती हो। बस वही बात है। आप मुखिया किसी को बना दिए, अब उसको पैसा ही नजर आ रहा था, तो पैसा से याद हो जाएगा 1535। पैसा पौसे पैसा तो इसलिए पौसे 15 पौसे 35, यानी कि 1535 में आया 1537 में चले गए और पैसा को सहित नहीं लगा और 37 दूसरे साल में चला गया। इसलिए 1537 1535 में आया, 1537 में चला गया। तो बताइए कि कौन आया और कौन चला गया? जो ज्यादा फरफराएगा सोचेगा कि मेरा निजी अधिकार हो गया है, नहीं जनता को अपना समझेगा ही नहीं, तो दूसरे साल में चल जाएगा। तो इसलिए 1535 में यानी कि पैसा कर रहा था, तो पैसा से 1535 याद हो जाएगा और पैसा को सहित के रख रहा था, इसलिए 1537 यानी कि 1535 से 1537 के बीच में वह जो है सो आपको कहाँ पर रहा था? तो विजयनगर साम्राज्य। कहाँ पर रहा था? विजयनगर साम्राज्य में। और उस समय विजयनगर साम्राज्य का राजा कौन था? अच्युत देव था। बात समझ में आया? अगर मेरी बात समझ में नहीं आया हो मान लीजिए, तो आप बिल्कुल इसको याद रख लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा, दूसरा तो कोई उपाय है ही नहीं, है ना। और याद क्या कीजिएगा कि फरनाओ नूनीज जो था वो विजयनगर साम्राज्य कब आया था? 1535 ईस्वी में। 1535 ईस्वी में आया। तो फिर वो कब चला गया? किसके दरबार में आया था? अच्युत देव राय। उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? अच्युत देव राय। बिल्कुल। आइए आगे जो है आपको सीजर फ्रेडरिक बोलेगा, जरा सीजर फ्रेडरिक बोलिएगा। देखिए सीजर फ्रेडरिक जो है ना, ये आपको आए थे 1567 ईस्वी में और 1568 ईस्वी में ये चले गए। बात समझ में आ रहा है? और वो किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे आपको जो है सो
सदाशिव राय के दरबार में आए थे। बात समझ में आ रहा है ना? देखिए एक आप वीडियो देखे होंगे जो रावण का और ये महादेव का यानी कि शिव का जो है सो एक प्रसंग कहीं पर देखने को मिला होगा आपको, जिसमें रावण जो है ना, रावण भगवान शिव पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं और कहते हैं कि आप जो है यदि हम पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे लंका में चलिए, और ऐसा ही होता है। वह उनको सीज कर लेता है। किनको? भगवान शिव को। कौन सीज कर लेता है? रावण सीज कर लेता है। आप देखे होंगे ना, जब वो सीज करके वो शिवलिंग लेकर के जा रहा होता है तो उसको रास्ते में ही लघु शंका लग जाता है। नहीं, लघु शंका लग जाता है, पेशाब जिसको कहते हैं, और दीर्घ शंका मतलब पैखाना होता है, लघु शंका मतलब पेशाब होता है। ठीक है, तो लघु शंका लग जाता है, और जब लघु शंका लग जाता है तो उस क्रम में क्या होता है, उनको भगवान शिव एक कंडीशन दिए रहते हैं, शर्त दिए रहते हैं कि तुम मुझे रास्ता में कहीं भी मत रखना, अगर जहां रखोगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। और वही होता है। भगवान ये रावण जो है भगवान शिव को लंका ले जा सीज कर लिया। जैसे आप यहाँ से अगर दिल्ली जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में लाइसेंस नहीं है तो पुलिस आपके गाड़ी को क्या करेगा? सीज कर लेगा। कर लेता है कि नहीं कर लेता है? सीज करने का मतलब जब्त कर लेना, सीज करने का मतलब अपने अंदर कर लेना। सही बात होता है। वही बात तो हुआ, भगवान शिव को अपने अंदर में कौन सीज कर लिया था? रावण। है कि नहीं? भगवान शिव को अपने अंदर में कौन सीज कर लिया था? रावण सीज कर लिया था। बात समझ में आ रहा है? और रावण जब सीज कर लिया तो रावण क्या कहा उनको कि आपको मेरे यहाँ सदा के लिए रहना होगा, आपको मेरे यहाँ सदा के लिए रहना होगा, आपको मेरे यहाँ सदा के लिए रहना होगा। किसको कहा? तो शिव को कहा। क्या कहा? आपको मेरे यहाँ लंका में सदा के लिए रहना होगा। अब भगवान तो उन पे प्रसन्न थे क्योंकि वो तपस्या किया था। अभी आप तपस्या कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं ना, तो आप तपस्या कर रहे हैं तो रिजल्ट किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा ना। तो वही बात है, रावण बहुत घोर तपस्या किए थे, और जब घोर तपस्या किए थे ना तो घोर तपस्या करने के बाद भगवान उन पर प्रसन्न हुए और कहे कि ठीक है, तुम क्या कहते हो कहो हमको। तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव आप सदा के लिए मेरे लंका में आप रहिए। कहा कि ठीक है, तुम अगर ऐसा कहते हो तो हम चलते हैं, लेकिन तुम कहीं रास्ते में मत रखना, नहीं तो जहां तुम रखोगे हम वहीं पर जोर से वहीं पर बैठ जाएंगे। तो इसलिए जोर से याद रखना हो जाएगा आपको, सीजर। कितनों जोर पकड़ के उखाड़ोगे तो हम उखाड़ने वाला नहीं है। और इसीलिए सदा के लिए जो है वहीं पर वो रह गया। और आज भी अगर आप झारखंड जाएंगे तो वो जो बाबा बैजनाथ का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर जो है भगवान ये रावण जो है अंगूठा से ऐसे जो कर दिया है, तो ऐसे इसी तरह से अभी भी वो प्रमाण है आपको। तो ये कोई झूठा कहानी नहीं है, ये सत्य कहानी है। बात समझ में आ रहा है? और वहीं पर स्थापित हो गया। इसलिए वो जो पेशाब तो बैजू नाम के किसी व्यक्ति को दिया था रखने के लिए, लेकिन वो जो बैजू था ना, वो बैजू ज्यादा देर तक उसको नहीं थाम सका और उसको नीचे रख दिया। इसलिए उसी के नाम पर उस धाम का नाम हो गया बैजू धाम या वैजनाथ धाम। क्या नाम है? वैजनाथ धाम, है ना? बिल्कुल। तो याद रखिएगा कि आपको सीजर फ्रेडरिक को कैसे याद रखिएगा? सीजर फ्रेडरिक यानी कि सीज कर लिया था कौन? तो रावण। किसको कर लिया था? सदा के लिए सीज कर लिया था। नहीं, तो इसलिए याद रखिएगा सीजर फ्रेडरिक जो है यह एक पुर्तगाली यात्री था जो कि आपको जो है तो किसके दरबार में आया था? सदाशिव। सीज कर लिया था सदा के लिए किसको? शिव को। इसलिए सीजर फ्रेडरिक जो है वो किसके शासनकाल में आया था? सदाशिव के शासनकाल में आया था। सदाशिव राय के शासनकाल में आया था। और हम लोग एक चीज और याद रखेंगे, 1567 में आया था। 1567 में आया था और 68 में जो है सो आपको चला गया। 67 में आया और 67 में और 68 में चला गया। 67 में आया और 68 में चला गया। बिल्कुल, 67 में आया और 68 में चला गया। अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, ये जितना भी घटना हुआ है, जितना भी पुर्तगाली यात्री आया है, वो 1500 ईस्वी में ही आया है। और 1500 के बीच। हाँ, ये चीज याद रखेगा। इसलिए ऐसा ऑप्शन अगर आए 1500 को छोड़ के तो आप दूसरा में मत जाइएगा। ये भी एक याद रखेगा, 1500 से ही शुरू है सर। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखिए सीजर फ्रेडरिक जो आया है वो 1567 में आया है और 1568 में चला गया है। ठीक है, तो एकदम ये भगवान शिव जो है ना एकदम जो है सो अड़ गए वहां पर।
वहां पर जो है ना एकदम से अड़ गए, लेकिन रावण कहा कि हम भी तुमको उखाड़िए कर रहेंगे। रावण भी अड़ गया कि हम तुमको लेकिन बेचारा से उखड़ा नहीं। ये तो भगवान शिव का पहले से ही रचा हुआ एक रचना था, वो वहीं पर रह गए। कितना भी भगवान रावण अरे उसको उखाड़ने के लिए, अरे अरे मतलब 68, अरे मतलब 68, लेकिन अड़ने के बावजूद भी वो वहां से उठे नहीं। इसलिए याद रखिएगा कि 1567 में आए और 68 में लौट गए। चले गए। कौन चले गए? तो सीजर फ्रेडरिक, बिल्कुल सामने देखिए, ठीक है। तो सीजर फ्रेडरिक कौन लौट गए? सीजर फ्रेडरिक। बताइए सीजर फ्रेडरिक कौन था? सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली यात्री था। कब आया था भारत? 1567 और 1568 में वो वापस चला गया। 1568 में वापस चला गया। 1568 में वापस चला गया। तो अब बताइए कि सीजर फ्रेडरिक जब विजयनगर आया था तो वो किसके शासनकाल में आया था? सदाशिव। कैसे याद रखिएगा फाइनली बताइए। हम बताए कि सीजर मतलब सीज करने का मतलब होता है, जैसे गाड़ी सीज करना या कोई वस्तु सीज करना। सीज करने का मतलब होता है अपने अंदर में कर लेना। तो सीज कर लिया था अपने अंदर में। कौन कर लिया था? रावण। किसको कर लिया था? शिव को। सदा के लिए कर लिया था ना। कहा कि सदा के लिए आप लंका चलिए, वहीं पर रहिएगा। इसलिए सदाशिव राय, सदाशिव राय, सदाशिव राय। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद रखिए कि सीजर फ्रेडरिक जो है यह आपको मतलब विजयनगर किसके शासनकाल में आए थे? तो सदाशिव राय के शासनकाल में। अगर आपसे हम प्रश्न पूछ दे कि बताइए सीजर फ्रेडरिक जो है वह कब आए थे विजयनगर साम्राज्य? 1567 में। और कब चले गए? 1567 में। इसको कैसे याद रखिएगा? वो आए तो मतलब रावण से देखिए अड़ गया। 67 में आया और अड़ गया उसको लेकर के जाने के लिए नहीं, तो इसलिए अड़ गया मतलब कि 68। जब बेचारा को नहीं उखड़ा तो फिर चला गया। आइए एक बार पुनः हम लोग चलते हैं इस चारों पुर्तगाली यात्रा पर। तो आपको सबसे पहले चारों पुर्तगाली यात्री का नाम बताना होगा, जल्दी से बताइए। दुआर्ते बारबोसा, क्या नाम था? दुआर्ते बारबोसा। और दूसरा का नाम था डोमिगो पाएस, जिसका दूसरा नाम डोमिगो पीज भी था। क्या था? डोमिगो पीज भी था। चलिए बताइए फरनाओ नूनीज हो गया। और चौथा है आपको सीजर फ्रेडरिक। एक बार फिर से बताइए चारों पुर्तगाली यात्री का नाम। दुआर्ते बारबोसा, बिना देखे बताना है। दुआर्ते बारबोसा, दुआर्ते बारबोसा, बिल्कुल। दूसरा है डोमिगो पाएस या डोमिगो पीज। और तीसरा जो है फरनाओ नूनीज। पहले इस तीनों को याद कीजिए। सबसे पहले क्या था? दुआर्ते बारबोसा। दूसरा में क्या था? डोमिगो पाएस, डोमिगो पीज। और तीसरा क्या था? तो फरनाओ नूनीज। और चौथा क्या है? चौथा सीजर फ्रेडरिक। बोलेगा सीजर फ्रेडरिक। चलिए फिर से बताइए। दुआर्ते बारबोसा। पहला क्या था? दुआर्ते बारबोसा। दूसरा क्या था? डोमिगो पाएस या डोमिगो पीज। और तीसरा क्या था? फरनाओ नूनीज। और चौथा क्या था? सीजर फ्रेडरिक। अब आपको ये बताना है कि कौन पुर्तगाली यात्री किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले बताइए मुझे आप लोग, सबसे पहले बताइएगा आप लोग मुझे ये सबसे पहले क्या था बताइए तो एक बार। दुआर्ते बारबोसा। तो दुआर्ते बारबोसा जो है विजयनगर जो आए थे वो किसके शासनकाल में? अब ये बताइए कि डोमिगो पाएस जो है, बिल्कुल जितना पूछते उतना ही जवाब दीजिए। डोमिगो पाएस जो है जिसका दूसरा नाम क्या था? डोमिगो पीज। तो बताइए कि डोमिगो पाएस या डोमिगो पीज जो है वह किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। अब ये बताइए फरनाओ नूनीज किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अच्युत देव राय के शासनकाल में, है कि नहीं? बड़ा फरफरा रहा था, हम इसको च्युत कर दिए। च्युत करना मतलब हटाना, ठीक है। और लास्ट में जो है आपको फ्रेडरिक, ये सीजर फ्रेडरिक, ये किसके शासनकाल में आए थे? सदाशिव राय के शासनकाल में आए थे। चलिए दुआर्ते बारबोसा और कृष्णदेव राय के बीच में ट्री क्या बताए थे? द्वारका से आते आते ये क्या बन गया? बोस बन गया। इसलिए दुआर्ते बारबोसा जो थे वो किसके साथ मतलब द्वारका से आते आते बोस किसके माध्यम से बना? इसलिए याद रखिएगा कृष्णदेव राय। चलिए डोमिगो पाएस या डोमिगो पीज जो है यह पुर्तगाली यात्री किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय के। ये भी आप कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही आया था। इसमें ट्री क्या बताया था? डोमिगो मतलब दो मुझे, बिल्कुल मुझे दो जाऊंगा।
तो मुझे दो, आप किससे मांगेगा? कृष्ण से, श्री कृष्ण किसी से। भाग किसी किसी राजा महाराजा से। महाराजा तो से। कृष्ण भगवान जो थे वो राजा ही थे ना, कहाँ के? द्वारका द्वारका के। द्वारकापुरी के राजा थे, द्वारकाधीश थे, है कि नहीं? द्वारकाधीश थे, यानी कि द्वारका के राजा थे वो। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि फरनाओ नूनीज जो है वो किनके शासनकाल में आए थे? अच्युत देव राय के शासनकाल। अच्युत देव राय के शासनकाल में। अब बताइए सीजर फ्रेडरिक किसका शासनकाल में आए थे? तो सदाशिव सदाशिव राय। बिल्कुल। अगर किसी चीज को सीज कर लिए तो सदा के लिए सीज कर लेते हैं हम लोग, नहीं? जी। चलिए अब आगे बताइए, दुआरते बारबोसा जो आए थे विजयनगर, वो कब आए थे? 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में आए थे और कब चले गए? 1516 में। 1500 ईस्वी में आए और 1516 में चले गए। 1500 ईस्वी में आए और 1516 ईस्वी में चले गए। चले गए। बात समझ में आ रहा है? ये बेचारा जो है 16 वर्ष तक रहा था, ये सबसे अधिक सबसे अधिक यही रहा था। 1500 ईस्वी में आए थे और 1516 ईस्वी में चले गए। अब बताए डोमिंगो पाएस कब आए और कब चले गए? 1520 में आए थे, 1522 में चले गए। बिल्कुल, डोमिगो। और डोमिगो पाएस का पूरा नाम था डोमिगो पीज भी था, लेकिन मतलब पीज से बताए थे, पीज से पौ से 15, अब पीज निकालेंगे तो 20 आएगा, इसलिए 1520 से लेकर के 1522 ईस्वी में वो विजयनगर आए थे। अच्छा फरनाओ नूनीज के बारे में बताइए। 1535 से 1537 बिल्कुल फरफराएगा ना तो बड़ा जो है सो पैसा करेगा, तो पैसा वजह से 1535 और 1537 मतलब कि 37 के बचा रख रहा, तो 1537 में वो चला गया। चलिए अब बताइए कि सीजर फ्रेडरिक कब आए थे? 1567 में 1568 में चले गए। बिल्कुल, एक बार पुनः आपको 30 सेकंड में बताना है आप सभी लोगों को। क्या बताना है? तो पुर्तगाली यात्रियों के बारे में बताना है। और सबसे पहला पुर्तगाली यात्री जो था उनका नाम था दुआर्ते बारबोसा। तो बताइए कि दुआर्ते बारबोसा भारत का ये विजयनगर कब आया था? 1500 में आया था, 1516 ईस्वी में वापस चले बिल्कुल, गए। आपसे केवल पूछे थे कि कब आया था, तो 1500 ईस्वी में आया था और लौट कब गया? 1516 ईस्वी में। 1516 में लौट गया। अब बताएंगे आप लोग दूसरे नंबर पर जो है आप पढ़े थे, अभी जस्ट पढ़े थे, डोमिगो पाएस या डोमिगो पीज, ये भारत का ये विजयनगर कब आया था? 1520 ईस्वी में। और कब चला गया? 1522 ईस्वी में। अब बताए फरनाओ नूनीज विजयनगर कब आए थे? 1535 ईस्वी में। बिल्कुल 1535 में आए थे और 1537 में वापस चले गए थे। अब बताइए आप सीजर फ्रेडरिक कब आए थे? 1567 ईस्वी में। 1567 में आए थे और वो कब चले गए? 1568 में। अब ये बताइए दुआर्ते बारबोसा जो थे वो कौन थे? पुर्तगाली यात्री थे। ये पुर्तगाली यात्री किनके शासनकाल में विजयनगर आए थे? देवराय के शासनकाल में। अब फिर से एक बात बता दीजिए आप लोग फटाफट से, क्या बताइएगा? पता है डोमिगो पाएस या डोमिगो पीज किसके शासनकाल में भारत आए? देखिए बार बार मुझे भारत बोला जाता है, तो अगर भारत भी बोला जाए तो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि विजयनगर समाज कर्नाटक में है और कर्नाटक एक राज्य जो है वो भारत देश का है ना, भारत देश का राज्य है, तो भारत भी अगर बुलाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ पर विजयनगर की चर्चा हम लोग को करना चाहिए, इसलिए बार बार थोड़ा हमको रिपीटेशन हो रहा है बार बार भारत, तो याद रखिएगा विजयनगर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो है आपको फरनाओ नूनीज। फरनाओ नूनीज जो है वो किनके शासनकाल में भारत आए थे और कब आए थे? अच्युत देव राय के शासनकाल में आए थे और कब आए थे? 1535 बिल्कुल 1535 में आए, 1537 में वो चले गए। और चौथा बताना है आपको सीजर फ्रेडरिक, ये कब आए थे? 1567 में आए थे, 1568 में चले गए। बिल्कुल 1567 में आए, 1568 में चले गए। और किनके शासनकाल में आए थे? सदाशिव राय के शासनकाल में आए थे। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। यहाँ पर हम लोग 4-5 प्रश्न को सीखे हैं, थोड़ा टाइम तो जरूर लगा है लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम लोग 3 प्रश्न को सीखे हैं 57 मिनट में, 58 मिनट होने जा रहा है। खैर कोई चिंता की बात नहीं, चलते हैं आगे हम लोग। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। और आपका जो अगला प्रश्न है वो इतालवी यात्री निकोलो दो कॉन्टी से संबंधित है। किससे संबंधित है? निकोलो द कॉन्टी। किससे संबंधित है? निकोलो द कॉन्टी से। किससे संबंधित है? निकोलो द कॉन्टी से। बिल्कुल निकोलो दो द कॉन्टी से संबंधित है। और जानते हैं ये प्रश्न आपको पहले से भी कुछ न कुछ चर्चा में जरूर होंगे आप लोग। निकोलो दो कॉन्टी ये जो है आपको इतालवी यात्री था। कहाँ के यात्री थे? इतालवी यात्री थे, ठीक है। निकोलो दो कॉन्टी जो है वो कहाँ के यात्री थे? इतालवी यात्री थे। बात समझ में आ रहा है? निकोलो द कॉन्टी बोलिएगा। निकोलो द कॉन्टी। जैसे अभी 4 यात्री के बारे में पढ़े हैं, वो पुर्तगाली का यात्री था। जैसे कि सबसे पहला यात्री आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताइए? सबसे पहला दुआर्ते बारबोसा। दूसरा क्या पढ़े थे आप बताइए? डोमिगो पाएस या डोमिगो पीज।
तीसरा पढ़े थे आप फर्नाओ-नूनीज, चौथा पढ़े थे आप क्या पढ़े थे? सीजर फ्रेडरिक। तो कहने का मतलब ये जो 4 यात्री के बारे में पढ़े, ठीक उसी तरह से यह एक यात्री है जो कि आपको निकोलो दा कॉन्टी है। बिल्कुल इतालवी का यात्री है। कहाँ का यात्री है? इतालवी का यात्री है। और ये जो इतालवी का यात्री है इसका नाम जो है ना इस यात्री का निकोलो दा कॉन्टी है। क्या नाम है? निकोलो दा कॉन्टी है। निकोलो दा कॉन्टी है। तो निकोलो दा कॉन्टी जो है इतालवी का यात्री है। याद रखिएगा आप लोग, है कि नहीं? कहाँ का यात्री है? इतालवी का। अभी हम सबसे पहले याद करेंगे कि निकोलो दो कॉन्टी जो है वो कहाँ का यात्री था? इतालवी का। कहाँ का यात्री था? इतालवी का। तो यहाँ जो प्रश्न है इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, जरा इसको समझिए। पहले प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए। इतालवी यात्री निकोलो द कॉन्टी जो कि 1420 से 1421 में विजयनगर साम्राज्य आए थे। तो कह रहा है कि किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किए थे। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न आपको सीधा सीधा ठीक 3 नंबर प्रश्न के जैसे है कि निकोलो द कॉन्टी जो था वो कहाँ का यात्री था, वह विजयनगर कब आया था और किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रश्न समझ में आया? तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये याद करेंगे कि निकोलो दो कॉन्टी जो था वो कौन था। तो देखिए निकोलो दो कॉन्टी जो था वह आपको इतालवी का यात्री था। कहाँ का यात्री था? कहाँ का यात्री था? इतालवी का यात्री था। निकोलो दो कॉन्टी जो था वो कहाँ का यात्री था? इतालवी का यात्री था। अब जो है देखिए निकोलो दो कॉन्टी, क्या नाम है? निकोलो दो कॉन्टी। निकोलो दो कॉन्टी इतालवी का यात्री था। तो ये समझ लीजिए, अगर मान के चलिए आप जाते हैं मेला देखने के लिए या आप जाते हैं ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए। ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए कभी गए कि नहीं गए? चलिए, अगर नहीं गए तो नाच देखने के लिए गए होइएगा। तो नाच देखने के लिए आप गए होंगे। अगर कोई लड़का या कोई लड़की नाच अच्छा करता है तो आप क्या करते हैं? ताली बजाते हैं ना, क्लैपिंग करते हैं ना। क्लैपिंग मतलब ताली बजाना। तो निकोलो द कॉन्टी, निकोलो को आप याद कर लीजिए, नीक लगेगा। निकोलो से याद रखिएगा, नीक लगेगा। और जब कोई चीज नीक लगेगा तो आप ताली बजाइएगा ना। तो ताली से इतालवी। तो बताइए याद हुआ कि निकोलो द कॉन्टी जो था वह कहाँ का यात्री था? इतालवी का। देखिए एक बात बताते हैं, निकोलो तो कॉन्टी जो था ना वो घर से निकल गया, यानी कि इतालवी से निकल गया। और इतालवी से निकला ना तो सोचा कि हम निकल गए तो कोई बात नहीं, हम चौहद्दी घूमिए के आएंगे। क्या बोला? निकल गए तो कोई बात नहीं, हम चौहद्दी घूमिए के आएंगे। देखिए चौहद्दी से याद हो जाएगा आपको 14। चौहद्दी से क्या याद हो जाएगा? 14। जब निकला ना तो देखा कि हम तो घूमे थे, चौहद्दी घूमने के लिए आए थे, मतलब 4 दिशा में घूमने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ 14 से क्या बार हो गया? 20। क्या हो गया? 20। 14 से क्या हो गया? 20 से समझ ला कि अरे यार ये तो 14 आए थे चौहद्दी घूमने के लिए, लेकिन ये तो 20 की संख्या पर चले गए। चौहद्दी मतलब 4 तरफ, लेकिन ये 4 तरफ घूमने का तो छोड़िए 20 तरफ घूम लिया। तो 20 से हो गया 20 से हो गया 20। कहा कि अरे अब नहीं तो 14 चौहद्दी घूमने के लिए आए थे, चौहद्दी के बदला में 14 को घूमने का आए थे, बदला 20 को हो गया, यानी कि 20 हो गया। अब 20 नहीं घूमेंगे, इसलिए कहा कि अब जो है हमको लौट जाना चाहिए। इसलिए 20 के बाद 21 में वहां से लौट जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा। और ये प्रश्न हम यहाँ पर भी लिख दिए हैं। क्यों लिख दिए हैं? क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में जब हम पढ़ाए थे आपको यात्रियों के बारे में, तो बताए थे कि आपको अधिकतर यात्री जो होगा ना वो 1500 ईस्वी वाला बीच में आया होगा। 1516 के बीच में आया होगा, ये आपको बताए थे। लेकिन ये जो यात्री निकोलो कॉन्टी है इसको हम घेर भी देते हैं, ये 1400 में आया है। तो निकोलो सोचा कि अब निकले तो कोई बात नहीं, लेकिन हम चौहद्दी घूम के आएंगे। चारों गांव के चौहद्दी मतलब क्या होता है? कितना गांव? 4 गांव। चौहद्दी मतलब 4 गांव। तो ये 4 गांव घूमने के लिए आया था, लेकिन बेसी से बेसी इसको घुमा गया। तो बेसी से मतलब 20, यानी कि 1420। निकोलो दो कॉन्टी जो है वो 1420 में आया। और कहाँ पर आया? तो 20 से 20 में आया, विजयनगर साम्राज्य में आया। बस समझ में, इसलिए 1420 में आया। और 1421 में जो है विजयनगर से वापस चला गया। कहाँ चला गया? इतालवी। कहाँ चला गया? इतालवी। बताइए कब आया, कहाँ आया, कहाँ चला गया? इतालवी से आया और इतालवी से आया 1420 में आया और 1421 में चला गया। याद रखने का क्या ट्रिक बताए? निकोलो सोचा कि अगर निकल गए हैं तो चौहद्दी घूम के आएंगे। चौहद्दी मतलब 4 गांव, लेकिन 4 गांव के बदला में ये जो है सो घूमते घूमते 20 गांव घूम लिया। कहा कि अरे यार ये तो बेसी हो गया, अब निकलना होगा। इसलिए बेसी से हो गया 1420 और 1421 में ये वापस हो गया। तो बताइए ये प्रश्न पहले याद हुआ आप लोगों की, निकोलो दो कॉन्टी कौन था? बताइए निकोलो दो कॉन्टी कौन था?
इतालवी का इतालवी यात्री था और वह कहाँ आया था? विजयनगर साम्राज्य में। कब आया था? 1420 में। बिल्कुल, चौहद्दी घूमने के लिए था। चौहद्दी से याद हो जाएगा 1420 में आया, 1421 में वापस चला गया। और अब ये प्रश्न कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में जो आया था तो उस समय राजा वहां का कौन था? तो देखिए वहां का जो राजा था ना, उस राजा का नाम है देवराय प्रथम। क्या नाम है? देवराय प्रथम। बिल्कुल, देवराय प्रथम नाम है। क्या नाम है? देवराय प्रथम है। तो यात्री का नाम बताइएगा जरा। निकोलो द कोंटी। ठीक है, निकोलो द कोंटी जो है विजयनगर साम्राज्य आया तो उस समय विजयनगर का जो शासक था वो देवराय प्रथम था। कौन था? देवराय प्रथम था। बात समझ रहे हैं? अब एक बात बताइए, जब नाच उच देखने के लिए गए, आपको नीक लगा तो आप उसके लिए क्या बजाए? ताली। जब जो ताली बजाए तो ताली बजाने के बाद आप उसको प्रथम स्थान पर रख दिए। किस स्थान पर रख दिए? प्रथम स्थान पे। जैसे कि आप देखते होंगे ना, ये हाँ बहुत अच्छा नाचती है, सबसे अच्छा नाचती है। जैसे कपिल शर्मा का शो होता है ना, कपिल शर्मा का शो देखे हैं? कपिल शर्मा के शो में क्या होता है, उसमें नंबर बैठाया जाता है कि कौन जो है सबसे आगे है। नंबर मिलता है ना, देखते हैं कि नहीं देखते हैं आप लोग? तो उसमें जज करता है कि सबसे आगे कौन हुआ। तो सबसे आगे जो हम जिसको करेंगे तो वो प्रथम स्थान पर होगा कि नहीं होगा? यस सर। जब नीक लगेगा तो आप ताली बजाएंगे, जब नीक लगेगा तो ताली बजाएंगे, जब नीक लगेगा तो ताली बजाएंगे, जब ताली बजाएंगे तो इतालवी हो गया, है ना। जब नीक लगेगा तो उसको किस स्थान पर रखेंगे? प्रथम स्थान पर। तो प्रथम से याद हो जाएगा आपको देवराय प्रथम, है ना। देवराय प्रथम क्या याद हो जाएगा? देवराय प्रथम हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, आपको जो है देवराय प्रथम याद हो जाएगा। यानी कि नीक लगेगा तो उसको हम प्रथम स्थान पर रख देंगे, है कि नहीं। जब कोई नाच उच होता है ना, जैसे कि मान चलिए, या फिर इसका कपिल शर्मा का शो देखेंगे, उसमें 4-5 बच्चा एक्टिंग करता है, उसमें जो प्रथम स्थान पाता है उसको हम लोग प्रथम स्थान पर रखते हैं। ठीक है, तो जिसको प्रथम स्थान पर जो रख दीजिएगा तो वो एकदम देवता का नाम लेगा ना, खुश हो जाएगा ना कि ये भगवान, हमको भगवान पास करा दिया, नहीं देवता का नाम लेगा। तो इसलिए देवराय प्रथम। तो अब बताइए कि निकोलो दो कांटी कौन था? निकोलो दो कांटी इतालवी यात्री था। निकोलो दो कांटी इतालवी यात्री था। निकोलो दा कांटी कौन था? निकोलो दा कांटी कौन था? इतालवी यात्री था। और यह विजयनगर कब आया था? 1420 में आया था। इसको कैसे याद रखेंगे? मतलब निकोलो सोचा कि अब निकलिए गए हैं तो चौहद्दी घूम के आए, लेकिन चौहद्दी घूमते घूमते बेचारा 20 गो गाँव घूम लिया। मतलब 4 गाँव घूमना था, घूम लिया 20 गो गाँव। कहा कि भाई आप तो बेसी हो गया, अब नहीं घूमेंगे, पैसों खत्म हो गया है। इसलिए 1420 में आया, 1421 में चला गया, लौट गया। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि आपको 1420 से 1421 ईस्वी में जब निकोलो दो कांटी विजयनगर आया था, उस समय वहां का राजा कौन था? तो देवराय प्रथम था। अब इसको कैसे याद रखेंगे? हम बताए थे कि जब नाच वगैरह देखने के लिए जाते हैं और जो नीक नाचता है, जो अच्छा हाँ, उसको प्रथम स्थान पर हम लोग जज कर देते हैं, रख देते हैं। तो इसलिए प्रथम से याद हो जाएगा आपको देवराय प्रथम। आप इसी ट्रिक पर इसको याद रख लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो आप उसको रट करके याद कीजिएगा। उसे रटना इतना संभव नहीं होता है, तो इसी तरह से आप याद रखिए जैसे कि हम बता रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए, अब जो आपका अगला प्रश्न है वो है आपको 5 नंबर में अब्दुल रज्जाक से संबंधित है। किससे संबंधित है? अब्दुल रज्जाक से संबंधित है। प्रश्न है फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख। तो यहाँ अब्दुल रज्जाक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और जिस तरह से पहले हम यात्रियों के बारे में पढ़े तो उसी तरह से हम इसको भी याद रखेंगे। हम यात्रियों के बारे में आपको बताए थे कि अधिकतर यात्री जो विजयनगर आया था वो आपको आया था कब, किस ईस्वी में आया था? 1500 के समय में आया था, 1500 से 16 के समय में। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो अभी यात्री एक पढ़े थे निकोलो द कांटी, जो कि 1400 में आया था, 1420 में आया था और 1421 में वह चला गया था। ठीक उसी तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं अब्दुल रज्जाक के बारे में। किसके बारे में? अब्दुल रज्जाक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पहले प्रश्न को हम लोग समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। लिखा है कि फारस के सुल्तान, कहाँ के सुल्तान? फारस के सुल्तान। ठीक है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख, बोलिएगा। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के देखिए, अगर शाहरुख नहीं याद रहे तो शाहरुख खान याद रहेगा ना, शाहरुख खान। तो इसलिए शाहरुख पर याद रख सकते हैं। ठीक है, ये फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत
अब्दुल रज्जाक। अब यहाँ पर ये प्रश्न एक बन रहा है कि अब्दुल रज्जाक जो था वो अब्दुल रज्जाक किसका राजदूत था? शाहरुख का राजदूत था। बिल्कुल, मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। किसका राजदूत था? मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। बिल्कुल, अब्दुल रज्जाक जो है, अब्दुल रज्जाक मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। और ये आपको फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 ईस्वी में भारत आए थे। 1444 ईस्वी में यह जो है सो चले गए। बिल्कुल, विजयनगर आए थे और विजयनगर से फिर वो लौट जाते हैं। तो फिर प्रश्न लिखा है कि किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किए थे? तो देखिए, ये विजयनगर की जो यात्रा किए थे यह आपको देवराय द्वितीय के शासनकाल में यात्रा किए थे। किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देखिए, एक बात बताते हैं, इसको भी याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर अब्दुल रज्जाक पर जरा ध्यान दीजिए। अब्दुल रज्जाक में देख रहे हैं जो क्या गो है? जो क्या गो है? 2 गो है। तो इसलिए 2 से याद रख लीजिएगा आपको जो है सो द्वितीय। 2 से क्या याद रख लीजिएगा? अगर वो ट्रिक नहीं लागू हो तो आप याद रखिएगा अब्दुर, बोलिएगा अब्दुर, दुर तो दूसरा, दूर तो दूसरा, यानी कि देवराय दूसरा, यानी कि देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय, यानी कि अब्दुर में दूर लगा है तो दूर से याद रख लीजिएगा दूसरा। यानी कि अब्दुल रज्जाक जो था ना, अब्दुल रज्जाक किसके समय में, किस राजा के समय में विजयनगर राज का भ्रमण किया था, यानी कि विजयनगर राज का दौरा किया था? बताइए। देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय, ये प्रश्न याद हुआ? चलिए अब हम लोग एक प्रश्न को और याद करते हैं कि अब्दुल रज्जाक जो था वो कौन था? अब्दुल रज्जाक एक फारस का यात्री था। एक फारस का यात्री था। और अब्दुल रज्जाक किनका राजदूत था? मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। तो अगर आपसे पूछे कि मिर्जा शाहरुख जो है वो कहाँ का व्यक्ति था? तो फारस का था। हाँ, और अब्दुल रज्जाक कहाँ का व्यक्ति था? फारस का था। फारस का था। ठीक है, तो देखिए अब्दुल रज्जाक है, अब्दुल रज्जाक है, तो अब्दुल रज्जाक है तो बताते हैं अब्दुल रज्जाक में दुर रज्जाक लगा हुआ था। रज्जाक से याद कर लीजिए रजाई, क्या याद कर लीजिएगा? रजाई। और रजाई जो है, रजाई क्या चीज? रजाई के बारे में हम लोग याद रखेंगे कि रजाई जब हम लोग ओढ़ते हैं और ठंडी महीना में जब क्या होता है, ठंडी महीना में अगर मान चलिए कि एक ही बेंच पर जब हम लोग सोते हैं और दूर दूर यदि व्यक्ति सोता है तो वो उधर खींचता है और वो उधर खींचता है। जब सब एक अपने तरफ खींचेगा, एक दूसरे की तरफ खींचेगा तो क्या होगा? वो फट जाएगा। वो फटिए ना जाएगा। तो फट जाएगा मतलब फारस। तो हम लोग गुस्सा से बोलेंगे कि फाड़िए दो उसको, इससे अच्छा न रजाई तुम ओढ़ता है न रजाई हम ओढ़ते हैं, है कि नहीं? इससे अच्छा फाड़िए दो। फाड़ दो मतलब फारस, फाड़ दो मतलब फारस। यानी कि अब्दुल रज्जाक जो है वह कहाँ का यात्री था? फारस का यात्री था। अब्दुल रज्जाक जो है वह किनका राजदूत था? मिर्जा शाहरुख का। सुल्तान मिर्जा शाहरुख का। किनका राजदूत था? सुल्तान मिर्जा शाहरुख का। सुल्तान मिर्जा शाहरुख का यात्री था। बात समझ में आ रहा है ना? सुल्तान मिर्जा शाहरुख का राजदूत था और वो राजदूत का नाम क्या था? अब्दुल रज्जाक। क्या था? अब्दुल रज्जाक था। मतलब ये अब्दुल रज्जाक के बारे में जरा एक कहानी आपको बता रहे हैं। ये सुल्तान मिर्जा शाहरुख जो है ना, सुल्तान मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। तो वो जो राजदूत था, जैसे कि हम आपके यहाँ काम करते हैं या आप मेरे यहाँ काम करते हैं, तो जिस दिन आपको छुट्टी लेने का मन हुआ तो हम आपको कहेंगे अब तो आप दूर जा रहे हैं, या आप जैसे कि मतलब आप मेरे यहाँ काम कर रहे हैं और हमको मरने का समय आ जाएगा तो हम आपको क्या बोलेंगे? अब तो हम दूर जा रहे हैं, अब तो हम मरिए जाएंगे। क्या बोलेंगे? अब तो हम मरिए जाएंगे, अब तो तुम दूर हो जाओगे हमसे, अब तो हम मरिए जाएंगे। तो मर जाएंगे मतलब मिर्जा, मर जाएंगे मतलब मिर्जा। मिर्जा शाहरुख, मिर्जा शाहरुख, मिर्जा शाहरुख। इसलिए सुल्तान मिर्जा शाहरुख का राजदूत कौन था? अब्दुल रज्जाक। सुल्तान मिर्जा शाहरुख का राजदूत कौन था? अब्दुल रज्जाक। बात समझ में आ गया ना? सुल्तान मिर्जा शाहरुख का राजदूत था आपको अब्दुल रज्जाक था। और वो जो अब्दुल रज्जाक था, कौन? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो था वो कहाँ का यात्री था? फारस का। और इसको हम कैसे बोले थे याद रखने के लिए कि अब्दुल रज्जाक में हम बताए थे कि जब एक ही चौकी पर, एक ही पलंग पर अगर कोई 2-4 आदमी सोया हुआ है तो इसमें कंबल एक ही है, और जब 2-4 आदमी सोया हुआ है तो थोड़ा दूरी ज्यादा हो जाएगा ना। अरे कंबल की लंबाई जितनी रहेगी उससे ज्यादा आपको आदमी हो जाएगा, तो सब एक दूसरे के तरफ खींचेगा। जब एक दूसरे की तरफ खींचेगा तो हम गुस्सा से क्या बोलेंगे? इससे अच्छा फाड़िए दो। तो फाड़ दो मतलब फारस।
इसलिए अब्दुल रजाक जो था वह कहाँ का यात्री था? फारस का यात्री। फारस का था। एक पॉइंट याद हो गया। अब्दुल रजाक जो था ना वो किनके राजदूत थे? सुल्तान मिर्जा। इसको कैसे याद रखेंगे कि अब्दुल रजाक जिनके राजदूत थे ना वो कहेगा कि अब तो हम मर ही जाएंगे, अब तुम हमसे क्या हो जाओगे? दूर हो जाओगे। इसलिए दूर से याद हो जाएगा अब्दुर, दूर से क्या याद हो जाएगा? अब्दुर, दूर से क्या याद हो जाएगा? अब्दुर। तो अब्दुल रजाक जो था वो किनका राजदूत था? मिर्जा शाहरुख का। मिर्जा शाहरुख का। बोला कि मर जाएंगे इसलिए मिर्जा शाहरुख, सुल्तान मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। और राजदूत का क्या नाम था? अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जो विजयनगर आया था वो किसके शासनकाल में आया था? देवराज द्वितीय के शासनकाल में। इसका ट्रिक क्या बताए थे हम? अब दूर से दूसरा। इसलिए अब्दुल रजाक जो था वह आपको विजयनगर साम्राज्य आया था वो किसके शासनकाल में? देवराज द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, अब एक बात और हम लोग को याद रखना है कि वह कब आया था। तो देखिएगा वो आया था 1443 ईस्वी में आया था और 1444 में चला गया। 1443 में आया 1444 में और 1444 में चला गया। बात समझ में आ रहा है? कब आया था? 1443 में आया, 1443 ईस्वी में आया और 1444 ईस्वी में वो जो है सो चला गया। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से याद करते हैं। देखिए अब्दुल रजाक है ना, अब्दुल रजाक में देखिए क्या चीज का रिपीटेशन हो रहा है? ज और ज का। और ज जो आता है वह आपको किस में आता है? चौवर्ग में आता है ना। ज किस में आता है? चौवर्ग में। जैसे हम आपसे पूछेंगे ब किस में आता है? पवर्ग में। पवर्ग में, यानी कि प फ ब में आता है ना ब। तो ज किस में आता है? चौवर्ग में, यानी कि चौ छ ज। तो देखिए ये चौवर्ग में आता है। ज किस में आता है? चौवर्ग में। तो देखिए ज क्या गो है? दो गो। ज दो गो है ना, ज संयुक्त है ना जी, तो दो गो है। तो इसलिए ज किस में आता है? च में। तो इसलिए च से याद रखेंगे, च से 4 होता है कि नहीं होता है? तो हम जैसे ज दूगो है उसे च से 4 दूगो याद रखेंगे। और जब 4 दूगो याद रखेंगे तो 1444 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1444। और जब 1444 याद हो जाएगा तो 43 तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि एक ही साल तो हमें क्या था। इसलिए 1443 से 1444। तो अब ये बताइए कि अब्दुल रजाक कौन था? अब्दुल रजाक फारस का एक यात्री था। अब ये बताइए कि अब्दुल रजाक जो है किनके राजदूत थे? मिर्जा शाहरुख के राजदूत थे। अब्दुल रजाक किनके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। कब आया था? 1443 में आया था। और कब चला गया था? 1444 में। कहाँ से आया था? फारस से आया था। किनका राजदूत था? मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। सुल्तान मिर्जा शाहरुख का। अब ये बताइए कि अब्दुल रजाक सुल्तान मिर्जा शाहरुख का राजदूत था, इसको कैसे याद रखेंगे? वो बोला कि अब तो मैं दूर चला जाऊंगा। बिल्कुल, अब दूर में लगा है दूर, तो अब उसका जो राजा था वो राजा बता रहा है कि अब तो तुम हमसे दूर हो जाओगे, अब तो हम मरिए जाएंगे। तो मर जाएंगे मतलब मिर्जा है ना, यानी कि सुल्तान मिर्जा शाहरुख कहा कि अब तो हम मरिए जाएंगे, अब तुम हमसे दूर हो जाओगे। इसलिए दूर से याद हो जाएगा अब्दुल रजाक। और उसका मालिक बोला, उसका राजा बोला कि क्या बोला कि अब तो हम मरिए जाएंगे, मतलब मिर्जा यानी कि सुल्तान है ना, सुल्तान मिर्जा शाहरुख हो गया। और अब्दुल रजाक जो है वो फारस का यात्री था, इसको कैसे याद रखेंगे? तो बताए थे रज्जाक में लगा हुआ है रज्जाक, तो रजा से याद रखेंगे रजाए। और रजाए जब एक ही चौकी पर 4-5 आदमी सोए रहेंगे तो रजाए को इधर से उधर करेगा तो हम क्या बोलेंगे गुस्सा में? फाड़ दो। फाड़िए तो इससे अच्छा था, फाड़ दो मतलब फारस, यानी कि अब्दुल रजाक कहाँ का यात्री था? फारस का था। अब ये याद रखना है कि अब्दुल रजाक जो विजयनगर आया था वो कब आया था? 1447 से 44 में। इसको कैसे याद रखेंगे? तो हम बताए थे कि अब्दुल रजाक में जो और जो रिपीट हो रहा है, और जो आता है किसमें? चौ में, चौ में आता है ना। इसलिए चौ जैसे जो रिपीट है उसे 4 चौ को रिपीट कर देंगे, यानी कि 4 से 4 को रिपीट कर देंगे। इसलिए 1444 यानी कि 1443 से 1444 ईस्वी तक वो 1443 में आया था विजयनगर और 1444 में वह चला गया। अब ये प्रश्न याद रखना है कि 1443 से 1444 में अब्दुल रजाक जो विजयनगर आया था वो किनके शासनकाल में आया था? देवराज द्वितीय का शासन। इसको कैसे याद रखिएगा? तो देवराज द्वितीय को कैसे याद रखिएगा, जल्दी बताइएगा। अब दूर लगा है तो दूर से दूसरा, इसलिए दूसरा मतलब देवराज द्वितीय में दूसरा से याद रखेंगे, दूसरा मतलब दो, इसलिए देवराज द्वितीय, देवराय द्वितीय। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? देवराय द्वितीय। अगर एक ही रहता तो क्या पढ़ते? देवराय प्रथम, देवराय प्रथम या देवराय फर्स्ट पढ़ते। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए आइए, अब जो आपका अगला प्रश्न है वो आपको कृष्णदेव राय से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृष्णदेव राय से संबंधित है। लेकिन कृष्णदेव राय से संबंधित तो है, ये प्रश्न हम आगे पढ़ने से
पहले एक बात पूछना चाहेंगे कि बताइए कृष्णदेव राय जब विजयनगर के राजा थे उस समय विजयनगर कौन कौन से यात्री आए हुए थे? बताइए। दुआरते बारबोसा और दुआरते बारबोसा आया था और दूसरा क्या आया था बताइए? डोमिगो पाएस या डोमिगो बीच, है ना, ये दोनों आपको विजयनगर साम्राज्य आए थे किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अच्छा बताइए तो जरा, दुआरते बारबोसा कब आए थे विजयनगर? 1516 में लौट गए थे। 1500 ईस्वी में आए थे, 1516 में लौट गए। और डोमिगो पीएस जो था वो कब आया था बताइए? 1520 में आए थे, 1522 में लौट गए। 1520 में आए थे, 1522 में वो वापस चले गए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से, इसको कट कर दीजिए, निम्नलिखित में से हटा दीजिए, किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पहले मुझे बताएंगे आप लोग कि मैत्रीपूर्ण का मतलब क्या होता है? मैत्रीपूर्ण का मतलब दोस्ती, मैत्रीपूर्ण का मतलब दोस्ती, है ना। तो मैत्रीपूर्ण का मतलब कि दोस्ती की भावना जो रखे थे वो किससे रखे थे, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पुर्तगाली से। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया होगा कि इसीलिए जब उसे दोस्ती रखा था इसीलिए पुर्तगाली से अधिक मात्रा में यात्री जो है सो घूमने के लिए विजयनगर आया था। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो पुर्तगाली से वो मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। मैत्रीपूर्ण का मतलब जैसा भी मोदी जी सब देश में जाकर के क्या करते हैं? दोस्ती करते, संबंध स्थापित करते हैं, है ना, संबंध बनाते हैं, जिसके कारण से दोस्ती बनता है। और जब दोस्ती बनता है तो संकट की घड़ी में एक दूसरे को मदद करते हैं और वो भी उनसे मदद लेते हैं। तो कृष्णदेव राय जो था ना, कौन? कृष्णदेव राय। वो कृष्णदेव राय जो है वो किससे दोस्ती का व्यवहार रखा था, दोस्ती का संबंध बना करके रखा था? तो पुर्तगाली से। अगर नहीं याद रहे तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, कृष्णदेव राय जो है, जैसे कहेगा कृष्णदेव राय दोस्ती किससे रखा था, तो देखिए आपसी दोस्ती में ना गाली गलौज हो जाता है। आज के समय में दोस्ती में गाली गलौज हो जाना आज दोस्ती का प्रेम बताता है। अगर दोस्ती में गाली गलौज हो जाए तो लोग एक दूसरे को क्या बताता है? प्रेम शो करता है कि एक दूसरे में बड़ा प्रेम है, एक दूसरे को गाली उली भी दे देता है, नहीं देता है। तो इसलिए याद रखिएगा कृष्णदेव राय जो, जैसे ही प्रश्न पूछे कि कृष्णदेव राय मैत्रीपूर्ण व्यवहार किसके साथ करते थे या मित्रता का व्यवहार, मैत्रीपूर्ण का मतलब मित्रता, फ्रेंडशिप, मित्रता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप का जो रिलेशन रखे हुए थे, दोस्ती का रिलेशन जो रखे थे, जैसे कहेंगे दोस्ती वाला बात, तो आपको याद होगा कि सर बताए थे कि दोस्ती में क्या होता है? गाली गलौज होता है ना। तो गाली से याद हो जाएगा आपको पुर्तगाल, पुर्तगाल। इसलिए याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय जो थे वो मैत्रीपूर्ण व्यवहार किससे रखे हुए थे? पुर्तगालियों से रखे हुए थे। बात समझ में आया ना? तो पुर्तगाल जब आ गया तो मुझे एक प्रश्न बता दीजिए आप लोग कि पुर्तगाल से कौन कौन से यात्री थे जो विजयनगर आए हुए थे? जल्दी बताइएगा। दुआरते बारबोसा था, दूसरा क्या था? डोमिगो पाएस या डोमिगो पीस थे, तीसरा कौन थे? फारनाओ नूनीज थे, और चौथा कौन थे? सीजर फ्रेडरिक थे, है ना। फारनाओ नूनीज थे और सीजर फ्रेडरिक थे, ये चारों पुर्तगाल से आए थे। और इसी वजह से याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय किनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखे थे? पुर्तगालियों से। मैत्रीपूर्ण का मतलब दोस्ती, गहरा दोस्ती। बात समझ में आ गया? चलिए, आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो ये तो आपको प्रश्न पहले से पता है, जैसे ही नदी पूछे तो अभी जस्ट पढ़ा दिए थे, तुंगभद्रा नदी के तट पर। देखिए विजयनगर का मतलब, विजय का मतलब होता है जीतना। और जब आप कोई युद्ध जीत जाइएगा या जब कोई भी चीज ऐसा जीत जाइएगा तो लोग आपको तंग करने लगेगा। नहीं समझ में आया? आपसे जलने लगेगा, लोग आपको तंग करने लगेगा। बस समझ में आता? जब तंग करने लगेगा तो आपको बड़ा है भद्दा लगेगा। तो जब सब भद्दा लगने लगेगा तो इसलिए याद रखिएगा कि तुंगभद्रा, यानी कि जब आप विजय हो जाएगा, जीत जाइएगा, जैसे कोई परीक्षा पास कर जाइएगा तो लोग आपको तंग करने लगेगा, इसलिए तंग से याद रखिएगा तुंगभद्रा। यानी कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी पर है? विजयनगर साम्राज्य किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। विजयनगर साम्राज्य किस नदी पर है? ट्रिक याद रहेगा ना? क्या याद रहेगा जल्दी बताइए। जब हम विजय हो जाएंगे, जब हम परीक्षा पास कर जाएंगे या विजय हो जाएंगे, जीत हो जाएंगे, तो लोग सब हमसे जलने लगेगा और वह तंग करने लगेगा, इसलिए तुंगभद्रा नदी पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विजयनगर है कहाँ? कर्नाटक में है। आइए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला है वहमनी से मुझे एक बात याद आ रहा है जो कि पीछे के क्लास में हम आपको बताए थे।
वह मनी में बताए थे कि आपको वहम हो जाएगा, है ना। जब आपको वहम हो जाएगा तो आप हंसने लगिएगा, या नहीं तो आपको ये भी बताए थे हम, हाँ बिल्कुल, ये भी बताए थे कि हम लोग किसी वस्तुओं को बहा देते हैं। कहाँ पर बहा देते हैं? गंगा में। इसलिए बहमनी वंश के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था? हसन गंगू था। और एक बात और बताए थे, एक ऐसा युद्ध का नाम बताना है जो कि अमीरों का युद्ध हुआ था। तो यही था बहमनी का संघर्ष। बहमनी युद्ध जो हुआ था ना, यही था आपको ये अमीरों का युद्ध था। ये इसमें ट्रिक बताए थे, बहमनी में लगा है मनी, तो मनी मतलब मनी किसके पास होगा? अमीर के पास। इसलिए अमीरों का संघर्ष कहा गया है किसको? बहमनी को। बहमनी युद्ध को। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? याद रखिएगा, बहमनी राजाओं की राजधानी जो थी, बहमनी राजाओं की राजधानी थी आपको गुलबर्गा में। कहाँ पर? गुलबर्गा में। गुलबर्गा में बहमनी। देखिए, गुलबर्गा कहीं पर आ जाए, याद रखिएगा, गुलबर्गा एक बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। गुलबर्गा पर, गुलबर्गा में गुलबर्गा ब आ जाए तो याद रखिएगा गुलबर्गा कहाँ है? तो कर्नाटक में। अगर गुलमर्गा आ जाए, मरगा मरगा, तो मरकट कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में ना। मरकट कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में देखते हैं कि हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था, कितने आतंकवाद से मारता रहता है, आर्मी सबको मार देता है। बात समझ में आ रहा है? कभी किसी टैंक को उड़ा देता है, कभी आरी वाला गाड़ी को उड़ा देता है, आतंकवाद सब। तो इसलिए गुलमर्ग कहेगा, गुलमर्ग। तो मर्ग तो कहाँ मर जाएगा? जम्मू कश्मीर। इसलिए गुलमर्ग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। गुलमर्गा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। और गुलबर्गा कहाँ पर है? कर्नाटक में। याद रखिएगा ना। गुलबर्गा जब कहेगा ब से बरगा, तो गुलबर्गा जब कहेगा तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। और गुलमर्गा कहेगा म से मरगा, तो मरेगा कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। इसलिए गुलमर्ग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए, ये तो इस साइड से बता दिया आपको। लेकिन आइए प्रश्न फिर से चलते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी थी, यानी कि कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी थी आपको गुलबर्गा। कहाँ पर थी? गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? गुलबर्गा, है ना। बहमनी, देखिए, बहमनी राजाओं की राजधानी थी आपको गुलबर्गा में। कहाँ पर थी? गुलबर्गा में। देखिए, अगर किसी के पास मान के चलिए मनी होगा, क्या होगा? मनी होगा ना। बात समझ में आ रहा है? तो वह जो है आपको क्या करेगा बताइए? गुलाब दे। हाँ, जब मनी होगा तो इसका मतलब अमीर होगा। तो अमीरों का संघर्ष तो था ही बहमनी, जो बहमनी में जो आपको युद्ध हुआ था। तो देखिए, बहमनी युद्ध जो हुआ था, बहमनी संघर्ष जो हुआ था, वो आपको अमीरों का हुआ था। तो अमीर आदमी सब क्या करेगा? एक दूसरे को गुलाबे देगा ना। क्या देगा? गुलाब देगा। हाँ, प्रेम से गुलाब देगा। और ये प्रेम से जो गुलाब देगा, तो गुलाब देने वाला काम कौन सा करेगा? नए साल में। अब नया साल में एक दूसरे को कार्ड दिया है, ग्रीटिंग कार्ड दिया है, तो ग्रीटिंग कार्ड कौन देगा? जो मनी वाला इंसान होगा। जिसके पास मनी होगा ही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? उस दिन नहा सुना करके थोड़ा इधर उधर कर लेगा, नहीं गुलगुल्ला तुलगुल्ला खा लेगा, बस वही से काम चल जाएगा। इसलिए याद रखिएगा कि बहमनी राजाओं की राजधानी जो थी बहमनी, मनी जिसके पास होगा वो एक दूसरे को क्या देगा? गुलाब देगा। इसलिए गुलाब से याद रखिएगा गुलबर्गा। बात समझ में आ रहा है? तो बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? गुलबर्गा। और गुलबर्गा कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। और गुलमर्ग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। बात समझ में आ रहा है ना? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कहाँ है? बेंगलुरु है। आइए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है विजयनगर के, कहाँ के? विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको फंसने वाला ही बहुत ज्यादा है, तो जरा समझिएगा। महान साम्राज्य के अवशेष, अवशेष का मतलब होता है बचा हुआ भाग, बचा हुआ कुछ भाग। तो विजयनगर के महान मतलब सबसे अधिक जो है इस साम्राज्य का अवशेष जो मिला है वो कहाँ पर मिला है? तो हम्पी में। कहाँ पर मिला है? और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। हम्पी कहाँ पर है? हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। बिल्कुल। देखिए, हम्पी का मतलब, देखिए हम्पी से याद रख लीजिए कि सब हाफ लेगा। जैसे अगर मान के चलिए कहीं पर आपके अगल बगल में जमीन जो है ना बंटवारा हो रहा है, लूट हो रहा है, तो लूट हो रहा है सरकारी जमीन, बिल्कुल सरकारी जमीन सब जो लूट होता है, तो लोग उसको क्या करता है? हाफ लेता है ना। तो हाफ लेगा, इसलिए हम्पी। हाफ लेगा इसलिए हम्पी। तो जो सबसे ज्यादा जो हाफ लेगा कहाँ पर? हम्पी में। अगर कोई प्रश्न पूछेगा कि विजयनगर का जो सबसे अधिक साम्राज्य का अवशेष मिला है, अवशेष मतलब बचा हुआ भाग मिला, कहाँ पर मिला है? हम्पी में क्यों मिला? इसका ट्रिक क्या बताए? क्योंकि वहां का लोग हाफ लेगा। क्योंकि वहां का लोग हाफ लेने का मतलब होता है हफनियाना, मतलब कि अधिकार कर लेना, उस जगह को छेक लेना, उस बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाफना का मतलब क्या होता है? हाफना मतलब उस जगह को अपने अधिकार में कर लेना।
तो इसलिए विजयनगर का सबसे अधिक अवशेष जो मिला है कहाँ पर मिला है? हम्पी में। हम्पी में क्यों मिला? क्योंकि वहां का वहाँ लोग का अधिक से ज्यादा अधिक हाफ हाफ लिया लिया। था। ठीक समझ में आ गया ना? वहां के लोग अधिक से अधिक हाफ लिया, इसलिए विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे अधिक अवशेष मिला है, साम्राज्य के वो अवशेष हम्पी में मतलब महान साम्राज्य के अवशेष जो मिला कहाँ पर मिला है? तो हम्पी में, हम्पी। और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। बिल्कुल, बात समझ में आ गया ना? चलिए आइए, अब आपका अगला प्रश्न है विजयनगर का प्रथम शासक। देखिए प्रथम शासक, हम एक प्रश्न आपको बताए थे, क्या बताए थे याद है? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कहे या आपको संगम वंश कहे, तो संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का था। तो एक बात बताइए, हरिहर और बुक्का था, कौन था? हरिहर और बुक्का था। तो संगम वंश का जो संस्थापक था हरिहर और बुक्का था ना, तो संगम वंश का जो संस्थापक था हरिहर और बुक्का, तो कह रहा है यहाँ पर जरा प्रश्न समझिएगा कि प्रथम शासक, हरिहर बुक्का के प्रथम बार शासक कौन? बिल्कुल, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? देखिए पुर्तगाली से संबंध जो रखा था वो कौन रखा था बताइए? हम अभी जस्ट पढ़े थे, कृष्णदेवराय रखा था ना। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? संधि का मतलब होता है मिलान करना। संधि का मतलब क्या होता है? मिलान करना। मिलान किससे करेगा? दोस्ती करेगा जिससे, उसी से ना। तभी जस्ट चर्चा किए थे ना कि कृष्णदेवराय जो है मैत्रीपूर्ण व्यवहार, मैत्रीपूर्ण मतलब दोस्ती जैसा व्यवहार जो किया था, किसके साथ किया था? पुर्तगालियों के साथ। तो वही बात तो यहाँ पर थोड़ा सा दोहरा दिया है कि विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने कि पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो कृष्णदेवराय। यानी कि प्रश्न नंबर जो है, प्रश्न नंबर आपको 6 और प्रश्न नंबर 10 ये दोनों लगभग में मिलता है। ठीक है, विजयनगर का पहला शासक कौन था जो पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो संधि मतलब मिलन, और मिलान हम लोग किससे करेंगे? दोस्त से ना। इसलिए दोस्ती किससे किया था कृष्णदेवराय? पुर्तगाली से। इसका ट्रिक क्या बताए थे कि दोस्ती में ही तो गाली गलौज होता है कि नहीं? तो इसलिए विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो कृष्णदेवराय। कौन था? कृष्णदेवराय था। बात समझ में आया? प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 10 ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो विजयनगर का पहला शासक कौन था जो आपको पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया था? कृष्णदेवराय था। बात समझ में आया ना? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, किसने बीजापुर में, कहाँ पर? बीजापुर कहाँ है बताइए? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण, किसका निर्माण? गोल गुंबज। गुंबज समझते हैं? मंदिर में जो देखते हैं कि ऊपर में जो रहता है गोल गोल ऐसे करके रहता है, नहीं बना हुआ रहता है, जैसे मस्जिद में भी होता है ऐसे करके ना रहता है, ऐसे करके निकला हुआ रहता है ऐसे करके, और इधर ये मंदिर है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि उसी को गोल गुंबज कहा जाता है कि नहीं? तो किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है? याद रखिएगा, विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज जो है वह आपको है गोल गुंबज, बीजापुर का गोल गुंबज। याद रखिएगा, विश्व का दूसरा बड़ा गोल गुंबज कौन सा है? बीजापुर का गोल गुंबज। विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज जो है बीजापुर का गोल गुंबज है। और बीजापुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। अपने मरसरावी गैलरी बोलेगा, मरसरावी गैलरी बोलेगा, अपने मरसरावी गैलरी यानी कि विस्पेरिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो मोहम्मद आदिल शाह यानी कि इस प्रश्न को अगर कॉमन वे में समझे तो प्रश्न इतना कह रहा है कि बीजापुर का गोल गुंबज किसने बनवाया? बीजापुर का गोल गुंबज किसने बनाया? तो बनवाया बात बराबर है। बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद आदिल शाह। अब देखिए यहाँ पर हम 4-5 प्रश्न को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न ये सीखेंगे कि विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज कौन सा है? गोल गुंबज। कहाँ का गोल गुंबज? बीजापुर का गोल गुंबज। फिर से समझिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? बीजापुर का गोल गुंबज। याद रखिएगा, बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा, विश्व में ऐसे बोलेगा, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गुंबज जो है वो बीजापुर का गोल गुंबज है। एक प्रश्न यहाँ पर हम लोग सीखे। दूसरा ये है कि बीजापुर का गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया या किसने किया? बात बराबर है। तो बीजापुर का गोल गुंबज जो है ना, इसका निर्माण करवाया है मोहम्मद आदिल शाह। किसने? मोहम्मद आदिल शाह। देखिए बीजापुर का एक बात बताइए, अगर आपसे पूछे कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय है, यानी कि दिल है। ये दिल जो है ना, जिस समय रुक गया तो समझ लीजिए कि आपका सांस वहीं थम जाएगा, वहीं पर आप रुक जाएगा। इसलिए जब हार्ट अटैक किसी को होता है तो हार्ट अटैक के समय दिल को पकड़ के
उसको पंप कराया जाता है। इसको पकड़ के इसको क्या कराया जाता है? पंप। इसको पकड़ के पंप अगर करा दिया उस टाइम तो फिर वो पेशेंट बच जाता है। तो हार्ट क्या होता है? हार्ट मतलब दिल, हृदय होता है, वो रुक गया। इसलिए सबसे बेस्ट अंग, अपने सब सोते हैं फिर भी चलता है, चलते हैं खाते हैं पीते हैं फिर भी वो चलता है, सबसे बेस्ट अंग वही है। बात समझ में आ रहा है? तो एक बात बताइए, दिल जो होता है ना, दिल कैसा होता है? गोल। दिल कैसा होता है? गोल होता है। इसलिए याद रखिएगा कि बीजापुर का जो गोल गुंबद है, बीजापुर का जो गोल गुंबद है उसका निर्माण किसने करवाया था? देखिए जैसे कहेगा गोल गुंबज, तो गोल गुंबज। और उसे भी देखिए हम बताए थे बीजापुर, हम अभी चर्चा किए थे कि सबसे बीजी अंग, सबसे बेस्ट अंग कौन सा है? तो दिल है, हृदय है। तो इसलिए याद रखिएगा कि देखिए बीजापुर से याद रखिएगा बीजी, बीजापुर से याद रखिएगा बीजी। और सबसे बीजी जो है ना, सबसे बीजी अंग कौन सा है? दिल है। तो इसलिए दिल से याद रखेगा आदिल, दिल से याद रखेगा आदिल, मोहम्मद आदिल शाह। अब देखिएगा ऑप्शन सी में भी आदिल शाह है, ऑप्शन बी में भी आदिल शाह है और ऑप्शन डी में भी आदिल शाह है। अब हमको याद रखना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो आदिल शाह में अब हम लोग को याद रखना है कि इसका आंसर हम लोग कौन सा याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। क्या हो जाएगा? मोहम्मद आदिल शाह। देखिए बीजापुर का जो गोल गुंबद है विश्व का क्या गुंबद है? दूसरा। अब बताइए कि इतना बड़ा गुंबद है कि विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया, तो जो इतने बड़े गुंबद का निर्माण करवाया तो उसका नाम आप कैसे लीजिएगा? उसका नाम कैसे लीजिएगा? बड़े ही इज्जत से लीजिएगा। इज्जत से लेने का मतलब मोहम्मद लगा करके, मोहम्मद है कि नहीं, मोहम्मद है कि नहीं, मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह। यानी कि बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया है? मोहम्मद आदिल शाह ने। और बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में। विश्व का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? बीजापुर का गोल गुंबद है। आइए एक बार पुनः हम लोग चलते हैं, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण कराया? तो मोहम्मद आदिल शाह। हम बताए थे कि गोल गोल गुंबद है ना, गोल गोल क्या है? दिल है। शरीर का कौन सा अंग है? दिल है। तो इसलिए गोल गुंबद का निर्माण आदिल शाह ने करवाया है। अब आदिल शाह के बारे में हमने आपको बताया कि आदिल शाह का ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी में भी, ऑप्शन डी में भी है, लेकिन हमको याद रखना है मोहम्मद वाला इसलिए याद रखेंगे क्योंकि इतना बड़ा जो गुंबद है जो विश्व में दूसरे स्थान पर आता है उसका नाम हम लोग बड़े ही रेस्पेक्ट आदर के साथ लेंगे। और जब हम मुस्लिम में किसी व्यक्तियों का नाम लेते हैं तो मोहम्मद लगा के लेते हैं, हिंदू में किसी का नाम लेते हैं तो श्री लगा के लेते हैं, श्रीमान लगा के लेते हैं। यहाँ पर मुस्लिम है तो इसलिए याद रखिएगा आपको मोहम्मद आदिल शाह। ये प्रश्न याद हो गया होगा। आइए एक प्रश्न और सीखते हैं हम लोग। विश्व का दूसरा बड़ा गुंबद है, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक चीज और सीखते हैं, और अपने मरमरसराबी, अपने मरमरसराबी, इसको अंग्रेजी में विस्पेरिंग गैलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछे कि गोल गुंबद का निर्माण जो कराया गया है वो किस उद्देश्य से कराया गया है, तो मरमरसराबी गैलरी के रूप के लिए प्रसिद्ध है। मतलब गोल गुंबद जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? बीजापुर का गोल गुंबद किस लिए प्रसिद्ध है? मरमरसराबी गैलरी के लिए। किसके लिए? मरमरसराबी गैलरी के लिए, या अंग्रेजी में विस्परिंग गैलरी के लिए। अंग्रेजी में बिल्कुल। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, जैसे फुसफुसा के बात करते हैं हम लोग, कार में नहीं बात करते फुसफुसा के, एकदम स्लो आवाज में फुसफुसा के, तो इसको हम लोग कहते हैं विस्पेरिंग, मतलब फुसफुसाना होता है। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात है कि बीजापुर का जो गोल गुंबद है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मरमरसराबी के लिए। अगर जो कोई मर उड़ जाएगा, मान के चलिए अगर जो कोई जो मर उड़ जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे? फुसफुसा के ना बात करेंगे कि जोर से बात करेंगे, फुसफुसा के। तो फुसफुसाने का अंग्रेजी होता है विस्पर। क्या होता है? विस्पर होता है। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना। और जब मर जाएगा तो मतलब मरमरसराबी है ना। कोई व्यक्ति अगर मर गया तो कैसे मर गया? क्योंकि वो शराबी था ना। इसलिए याद रखिए कि बीजापुर के गोल गुंबद को देखने के लिए गया और उस गोल गुंबद में ही शराब पी करके मर गया, शराब पी करके मर गया। तो मरमरसराबी। बीजापुर का गोल गुंबद किस लिए प्रसिद्ध है? मरमरसराबी के लिए प्रसिद्ध है। मरमरसराबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विस्पर। क्या कहते हैं? विस्पर। क्या कहते हैं? विस्पर को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में फुसफुसाना, या उसको मरमरसराबी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, फटाफट से बताइएगा कि ये जो था आपको बीजापुर का गोल गुंबद विश्व का क्या गोल गुंबद है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। और बीजापुर का जो गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह। इसका ट्रिक बताए थे कि बीजापुर का जो गोल गुंबद है, गोल तो गोल शरीर का कौन सा दिल है, इसलिए आदिल शाह। आदिल शाह में 3 गो ऑप्शन है, तो कौन याद रखना है आपको? मोहम्मद आदिल शाह। क्या याद रखना है? मोहम्मद आदिल शाह।
ये प्रश्न फंसने वाला बहुत ज्यादा है, तो इसलिए याद रखिएगा मोहम्मद आदिल शाह इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा बताए थे आपको यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो मरमर शराबी के लिए, शराबी के है ना। और इसका ट्रिक बताए थे कि बीजापुर देखने के लिए, बीजापुर का गोल गुम्बद देखने के लिए गया और वहीं पर शराब पी करके मर गया, शराबी बेचारा। तो इसलिए मरमर शराबी, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विस्पर गैलरी। गैलरी, बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।